अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है क्या? क्या रे, मैसेज मिला? हाँ दादा। ओके सर, ठीक है चलो। तो सर म्यूचुअल फंड में क्या बात करेंगे आज? ऐसे ये म्यूचुअल फंड क्लास दो तीन रीजंस में हम लोग करते हैं। एक, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स जानकारी लेना होता है, जो स्टॉक मार्केट के अंदर एनआईएसएम वगैरह पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड एग्जाम क्रैक करके स्टॉक मार्केट लेवल में, म्यूचुअल फंड लेवल में जॉब करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहता है, और साथ में वो लोग भी जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इनको अपने अपने सिलेबस में भी आ, ये म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट है, जैसे सीएस में अगर बात करें तो ग्रुप 2 में एग्जीक्यूटिव लेवल में ही म्यूचुअल फंड कैपिटल मार्केट पढ़ना पड़ता है, सीएमए के केस में, सीए के केस में फाइनल लेवल में पढ़ना पड़ता है। तो स्कोप तो हर जगह में कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड आ ही जाता है। तो हम लोग काफ़ी दिनों से म्यूचुअल फंड में डिस्कस कर रहे हैं सर, डिटेल्स बातचीत चल रहा है। और देखते देखते हम लोगों ने सर बहुत सारा इंट्रोडक्शन पढ़ा, म्यूचुअल फंड क्या है वो जाना, एनएवी क्या है, हाँ सर वो बात किए, म्यूचुअल फंड बनाए कैसे जाते हैं, पूल कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ों को। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे रिटायरमेंट प्लान बनाना सिखाया। रिटायरमेंट प्लान जैसे कि जैसे मानो कि हर कोई एक ना एक दिन ओल्ड एज में पहुंचते हैं, है ना सर? तो एक सर्टेन टाइम के बाद आप म्यूचुअल फंड को बेस बना के अपना रिटायरमेंट प्लान कैसे कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग एरिया था, एकदम स्टार्टिंग लेक्चर्स था सर, अगर किसी का मिस है तो प्लीज़ कर लीजिएगा मेरे से क्लास लेके। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने सर बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया में आ गए सर। म्यूचुअल फंड है तो बहुत अच्छा, इसको कैसे रीड करना चाहिए, तो फिर हम लोगों ने फैक्ट शीट जाना सर। फैक्ट शीट, म्यूचुअल फंड को रीड कैसे करेंगे, मतलब म्यूचुअल फंड के बारे में क्या जानेंगे, क्या देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। और फिर फैक्ट शीट को समझने के लिए मैंने आपको धीरे धीरे एक फैक्ट शीट के अंदर जो भी चीज़ें होते हैं उसको समझने के लिए एक एक स्कीम जो जिससे म्यूचुअल फंड एक्चुअल में बनता है या फिर बनाया जाता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने बातचीत करना चालू किया, जिसमें आप लोगों ने इक्विटी स्कीम देखा, डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विटी स्कीम आपसे मैंने बात किया। ठीक है, ऐसे तो 15-16 स्कीम पॉपुलर है, उसमें से कम 9-10 स्कीम के बारे में, वो कैसे बनते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना, किसको दूर रहना चाहिए, सभी चीज बात की है सर। फिर हम लोगों ने इक्विटी स्कीम से डेब्ट स्कीम में आ गए, है ना, और जो काफी बड़ा है डेब्ट स्कीम कंपेरेटिवली, क्योंकि डेब्ट स्कीम जो है ना वो बेसिकली म्यूचुअल फंड को बैलेंस देते हैं, इक्विटी रिटर्न देते हैं, डेब्ट बैलेंस देते हैं। मतलब क्या है ना, इक्विटी में रिटर्न क्यों होता है, बिकॉज वो स्टॉक मार्केट में कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, है ना। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज या म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स, इनका बहुत सिंपल काम है। जैसे सिंपल इन द सेंस, काम सिंपल है मतलब बोलना सिंपल है, करना नहीं। हाँ सर, जैसे मानो कि हम लोग जो लोग स्टॉक मार्केट में, मैक्सिमम आप लोगों में से ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट किए हो मुझे पता है, और स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज में जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं वो वही काम करते हैं, बस लोगों से फंड लेते हैं, फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू से उस फंड को मार्केट में डालते हैं, कंपनीज में डालते हैं, अलग अलग डेब्ट मार्केट में डालते हैं। मैं आपको बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी समझाया और ऑलरेडी बोला। तो सर कहने का मतलब मेरा ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल कुछ बातें हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज के मैनेजर डायरेक्ट इन्वेस्ट करके कुछ खुद कमाते हैं, और कुछ चीज़ें जो फंड के थ्रू से आए उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो उनका बीच में कमीशन हो जाता है। ठीक है, लेकिन नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर, डेब्ट के बारे में इतना ज़्यादा बात चल रहा है लास्ट 2-3 क्लासेस से। हम लोगों ने डेब्ट स्कीम में पार्ट 1, पार्ट 2, आज पार्ट 3 बताएंगे आप लोगों को, और एक केस लॉ भी जानेंगे। एक 2020 में कोविड पीरियड में एक बहुत बड़ा फंड में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। प्रॉब्लम मतलब बेसिकली फंड को बंद कर दिया गया था। रिस्क होता है सर, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है, डेब्ट मार्केट में भी रिस्क होता है। जैसे फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस एक म्यूचुअल फंड कंपनी है या म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इन्होंने अपना बहुत सारा डेब्ट फंड को बंद कर दिया था, वो कोविड के कारण था मेनली। लोग इतना ज़्यादा फंड रेज कर रहा था, अल्टीमेटली बंद करना पड़ा। इसका क्या कहानी है, 2020 में हुआ था। হ্যালো। तो रिस्क, हाँ बोलो बोलो सुमित बोलो। হ্যাঁ দাদা, এটার প্রবলেমটা হয়েছিল কি, যে আরবিআই থেকে যে বন্ডগুলো নতুন আরবিআই ডিরেক্ট মানে নতুন যে ওয়েবসাইটটা এসেছে, তো ওখানে কি হয়েছিল না, বন্ডের
পার্সেন্টেজ গুলোকে কমিয়ে দিয়েছিল। এবার মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানিগুলোর এক্স্যাক্টলি ডেট ফান্ড গুলোর কি হয় না ব্যাপারটা, যে এদের একটা কোটা থাকে যে ক্লায়েন্টকে বলে যে এই আমরা এত পার্সেন্ট রিটার্ন দেবো, 9%, 10%-এর আমরা রিটার্ন দেবো, কিন্তু সেই হুম। পার্সেন্টেজটা করোনাতে আসছে না। ইয়েস। যার ফলে কি এইটা বন্ধ করে দিয়েছে। এরকম দাদা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার স্মল ক্যাপেও হয়েছে কি, ওরা এত পরিমাণ মানে এই কিছুদিন আগে যে স্মল ক্যাপ গুলোর মানে যে বেঞ্চমার্ক গুলো ছিল সেগুলোকে বাড়িয়ে দিয়েছে। বেসিক্যালি স্মল ক্যাপ গুলো হয়ে গেছে মিড ক্যাপ কোম্পানি, আর মিড ক্যাপ গুলো হয়ে গেছে লার্জ ক্যাপ কোম্পানি। এবার এর ফলে কি হয়েছে না, এত মানে এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ড এত কোম্পানিতে ইনভেস্ট করে দিয়েছে স্মল ক্যাপ, আর কোনো স্মল ক্যাপ কোম্পানি নেই যে যার মধ্যে ইনভেস্ট করবে। তো ওই জন্য ওরা পুরো বন্ধ করে দিয়েছে এসআইপি, আবার নতুন করে রিওপেন करेছে। यस एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ थिंग्स होता है डिफरेंट बिजनेस ऑफ मतलब डिफरेंट म्यूचुअल फंड ग्रुप के अंदर हम लोग ये सब चीज देखेंगे। तो रिस्क भी है ना सर, रिस्क भी है ऐसे बिजनेस में, रिस्क भी होता है एज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसे ही नहीं बोला जाता ना सर। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बोलने के पीछे कुछ रीजंस या वजह होता है, तभी बोलते हैं कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो ये कितना तरह का मार्केट रिस्क आ सकता है, आप लोग जो लोग ऑलरेडी मार्केट में हो उनको तो थोड़ा बहुत मार्केट नॉलेज, थोड़ा बहुत क्यों, अच्छा खासा नॉलेज भी है बहुत लोगों को। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है, जो आगे आगे मार्केट म्यूचुअल फंड में आओगे, थोड़ा जानकारी लेके आओ, है ना। बिना जाने किसी भी चीज़ में आने का मतलब होता है सर मूर्खता, है ना। थोड़ा नॉलेज लेके ही हर काम करना चाहिए, है ना, नहीं तो क्या होगा, बुद्धू बन जाते हैं लोग। कम से कम अगर जब जब खराबी होता है ना तो हो जाता है, वो कोई रोक नहीं पाता, लेकिन कम से कम उस खराब सिचुएशन से बाहर निकलने का ताकत होने के लिए ना आपके अंदर वो बुद्धि, वो नॉलेज होना चाहिए कि भाई सिचुएशन खराब हुआ है लेकिन मैं यहाँ से निकलूँ कैसे, इसके लिए भी आपके अंदर एक्सपर्टाइज होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, चाहे आप सी एस के लिए पढ़ रहे हो, CMA के लिए पढ़ रहे हो, स्टॉक मार्केट का जानकारी के लिए पढ़ रहे हो, या NISM एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, या फिर सिंपल वे में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए पढ़ रहे हो, जो भी आपका रीजन हो, आप पढ़ते रहो, जानते रहो और लोगों को बताते रहो। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको आज का बॉन्ड मार्केट में, सॉरी डेब्ट मार्केट में क्या डिस्कशन होगा उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। चलो अच्छा, जैसे कि अगर आप डेब्ट फंड में बात चल रहा है सर, हाँ, पर्सनल फाइनेंस में डेब्ट फंड में बात चल रहा है, डेब्ट फंड में हम लोग बहुत सारा, बहुत दूर तक आ गए। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, बैकग्राउंड हो गया, पर्सनल फाइनेंस मैथ के बारे में बात किए, ठीक है। मैंने नोट्स बहुत सारा दिया नहीं, बाकी है, आई नो सर, मैं 2-3 दिन में कंपाइल करके देता हूँ आप लोगों को नोट्स। रिटायरमेंट प्रॉब्लम, म्यूचुअल फंड्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फंड क्या है, NAV क्या है, ठीक है, डिटेल्स में, एकदम डिटेल्स में जाने सर, फंड क्या है, NAV क्या है, म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट कैसे पढ़ते हैं, हाँ सर, ये भी हम लोगों ने देखा। म्यूचुअल फंड इक्विटी स्कीम कैसे बनाया जाता है, ये भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि म्यूचुअल फंड अब आगे आगे क्या है, जैसे अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं सर, अभी हम लोग डेब्ट स्कीम में बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे और भी पॉइंट्स है म्यूचुअल फंड में जानने के लिए, ठीक है। तो डेब्ट डेब्ट के बाद बॉन्ड वगैरह जानेंगे, इंडेक्स के बारे में जानेंगे, आर्बिट्रेज के जानेंगे, बहुत सारा जो चीज़ें हैं जो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में रेगुलर बेसिस, मतलब बेसिस में बातचीत होता है, धीरे धीरे ही बातचीत आगे बढ़ाएंगे सर। तो डेब्ट फंड पार्ट 3 में है आज हम लोग, और इस पार्ट 3 के अंदर डेब्ट फंड में ऐसा क्या बातचीत होगा मैं आपको एक बार बताता हूँ, चलो। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट शीट से भी बातचीत होगा सर। तो लास्ट वीक जो डिस्कशन हुआ था, आई डोंट नो आप लोगों को याद है या नहीं, मैंने तो बोला था, पढ़ाया था, थोड़ा सा ट्रिकी एरिया था, मैथमेटिक्स वाला एरिया था। मैं आप लोगों को बोला था कि ज़्यादा मैथ्स के अंदर मत जाओ, बस कॉन्सेप्ट क्या है या किस तरह से बनता है उसको समझने का कोशिश करो। तो आप लोगों को मैंने बताया था डेब्ट फंड पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। जिन लोगों ने क्लास मिस किया था एक बार उनको फिर से बताना होगा, मतलब पढ़ना होगा। वहाँ पर हम लोगों ने एक फंड कैलकुलेशंस का एक कॉन्सेप्ट ने किसी ने बनाया, बोला था, एक फाइनेंशियल मैथ्स बेसिकली, जिसके बेसिस में ये ड्यूरेशन डिसाइड किया जाता है, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, मैकॉलेस ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड, ठीक है, मतलब एक बॉन्ड का क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में मैकाओले, फेमस फाइनेंस कंसल्टेंट या फिर फाइनेंस मैनेजर, जो भी नाम से आप जानो,
मैं इनका फॉर्मूला निकाल के भी बताया था कि इस डिफरेंट फार्मूला, आपको इतना फार्मूला में लोड लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लासेस में अगर जरूरत होगा तो मैं आपको बताऊंगा, जो लोग एफएम वगैरह पढ़ते हो वहां पर जरूरी हो सकता है, बिकॉज प्योर फार्मूला स्टैटिस्टिक्स ये सब एरिया है। बट हम लोग म्यूचुअल फंड या इस डिस्कशंस में इतना ज्यादा मैथमेटिक्स या कैलकुलेशंस में नहीं जाना चाहते, हम लोग को फंड के बारे में नॉलेज लेना है, हम नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। तो कुछ टेक्निक है जिसमें मैकॉलेज ड्यूरेशन ऑफ ए बॉन्ड के बारे में बातचीत हुआ था, तो ये बातचीत उस दिन हुआ था, लास्ट क्लास में मैंने किया था। तो आज क्या फिर से करना है? नहीं नहीं, आज एक दूसरा पॉइंट में बात करेंगे, ठीक है। आज एक दूसरी चीजों में बात करना है आपसे, ठीक है। से लास्ट दिन मैंने आपको बताया था कि ओवरनाइट फंड्स क्या होता है, डिप्ट इंस्ट्रूमेंट इन 24 आवर सेटलमेंट साइकिल। ऑलमोस्ट ऑल ओवरनाइट फंड्स इन्वेस्ट इन ट्राई पार्टी रेपो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन था, ट्राई पार्टी रेपो, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद है। परफॉर्मेंस अक्रॉस ओवरनाइट फंड्स इज सिमिलर। Macaulay's duration of a fund gives us a sense of how long it takes for a fund to get back its investment amount. मतलब कितना समय लगता है कि जितना हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अमाउंट हमें वापस करे। इसमें मैकाउले का एक ड्यूरेशन एरिया था जो मैकाउले ने समझाया था, या आपका ओवरनाइट फंड के अंदर भी हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने एक दूसरा टाइप ऑफ फंड के बारे में बात किया जिसका नाम था सर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, जिसमें मैकाउले के हिसाब से 3 से लेकर 6 महीने तक ये फंड होता है। एंड अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड आर ऑल्सो रिस्की। अल्ट्रा शॉर्ट फंड भी रिस्की होते हैं, रिटर्न बहुत नहीं होता बट फिर भी रिस्क होता है, इसका डिस्कशन हम लोगों ने किया था। तो सर आज ऐसा क्या बताओगे? सर आज भी कुछ डेप्ट डेप्ट मैं आपको बोला था ना, बहुत तरह का डेप्ट है, ठीक है। तो वही तरह तरह का डेप्ट के बारे में ही डिस्कशन चल रहा है कि कितना तरह का डेप्ट हो सकता है। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ये प्रीवियस लेक्चर्स का डिस्कशन था, ठीक है। तो अभी क्या बोलेंगे सर? चलो देखते हैं, धीरे धीरे स्पीड अप करेंगे। चलो, तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी इंट्रोड्यूस द टर्म कॉल्ड मैकाउले ड्यूरेशन। लास्ट वीक के डिस्कशन में मैकाउले ड्यूरेशन था। इफ यू रिकलेक्ट, मैकाउले's ड्यूरेशन मेजर इन ईयर्स। मैकाउले का जो ड्यूरेशन था वो सालों में था। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्ड होल्डर, सर थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहिएगा क्योंकि थोड़ा ट्रिकी डिस्कशन होगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी, बहुत ट्रिकी नहीं, थोड़ा ट्रिकी। मैकाउले ड्यूरेशन मेजर इन इयर्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए बॉन्ड होल्डर, कितना दिन बॉन्ड होल्डर को होल्ड करना चाहिए या एक फंड, ठीक है, कितना दिन में रिटर्न, मतलब जितना इन्वेस्ट हुआ है वो वापस दे सकता है, ठीक है। मैकाउले ड्यूरेशन मैंने लास्ट दिन आपको विकी में जाके भी दिखाया था, इसका बहुत सारा फॉर्मूला वगैरह है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ अभी फॉर्मूला में लोड लेने का जरूरत नहीं है। अगर जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी इंटरमीडिएट या एग्जीक्यूटिव में पढ़ रहे हो, आगे जाके फाइनल में पढ़ोगे, तो आप लोगों को ये सब डिटेल्स के बारे में ना और जानकारी मिलता जाएगा सर। जो एफएमई आपको इसका डिटेल्स जानकारी देते हैं, बाकी आप अभी म्यूचुअल फंड में फोकस करो। तो बॉन्ड ड्यूरेशन से, एक बॉन्ड का कितना टाइम पीरियड हो सकता है, क्या ड्यूरेशन हो सकता है, कितना दिन के लिए बना जा सकता है, उसका यील्डिंग मेथड क्या है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, इन फाइनेंस ड्यूरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट दैट कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड कैश फ्लोज, ठीक है। मतलब आज एक बॉन्ड है, फिर आपको एक फिक्स अमाउंट में कैश फ्लो करता है। जो लोग एफएम क्लास कर रहे हो आजकल, ठीक है, जिन लोग कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, जब करोगे फिर तब मैं बताऊंगा आप लोगों को। बॉन्ड का कैलकुलेशन चल रहा है ना, आई थिंक रोशनी ज्योति मुझे बता सकता है। हाँ सर, बॉन्ड कैलकुलेशन चल रहा है एफएम क्लास में। हाँ रोशनी? यस सर। है ना? तो वहां पर अगर आप लोगों ने ख्याल किया, मैं एक्चुअली यही चीज जो यहाँ पर एनएससी का जो बॉन्ड मार्केट में हम लोग आ गए सर, ठीक है। एनएससी बॉन्ड में डिफरेंट कंपनीज, आप लोगों को पता है, प्राइवेट कंपनीज, सरकारी कंपनीज बॉन्ड इशू करते हैं, है ना, और मार्केट से बेसिकली पैसा रेज करते हैं, अपना कैपिटल जुगाड़ करते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो बॉन्ड होते हैं, इस बॉन्ड का कुछ कैरेक्टर होता है और इसका कुछ इन्वेस्टमेंट करने का रीजंस भी होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आईएफसीआई है, आईआरएफसी है, बहुत सारे, ये चीज मैं बहुत बार क्लास में बोलता रहता हूँ, नाबार्ड है, एनएचआई है। सर बॉन्ड अच्छा है बुरा है उसका डिस्कशन बाद में कर लेंगे, वो एक्चुअली आप सीखने के बाद आप खुद एनालिसिस करोगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये नहीं बात कर रहे कि भाई सर कौन सा बॉन्ड अच्छा है वो बोलो, अरे भाई बहुत सारा बॉन्ड अच्छा है, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई एक अच्छा है या दो अच्छा है, ठीक है। रेटिंग एजेंसी की से भी आपको समझ में आ जाता है कि बॉन्ड अच्छा है कि बुरा है। ट्रिपल ए रेटिंग है मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड ही होगा तभी रेटिंग अच्छा है। लेकिन सर रिसेंट मार्केट परफॉर्मेंस किसी किसी का काफी नेगेटिव में जा रहा है, तो रिसेंट परफॉर्मेंस हमेशा इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंस ये भी होता है कि इतना दिन क्या दिया। जैसे अगर आप ये आईएफसीआई का बॉन्ड देख रहे हो, ये एनएच सीरीज नाम है इसका, रेगुलर बॉन्ड है सर, कूपन इंटरेस्ट 9.90 है। ये बॉन्ड जब आया था फेस वैल्यू था 1000 का, मार्केट में ट्रेड होते होते इसका फेस वैल्यू ट्रेड मतलब मार्केट प्राइस जो हो गया 1036,
ट्रेड प्राइस, मार्केट में ट्रेड होता है तो डिमांड सप्लाई के कारण मार्केट में इसका दाम भी बढ़ता या कम भी होता है, डिस्काउंट में भी चले जाते हैं। कूपन रेट मतलब इसका इंटरेस्ट रेट है सर, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट जो है उसको कूपन रेट बोलते हैं। जो बेसिकली जो भी इस बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं उनको रेगुलर एवरी ईयर वो बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। या तो एवरी ईयर उनके अकाउंट में हिट करेगा या फिर वो जमा होते होते लास्ट में जाके अलॉन्ग विथ योर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपको रिडीम किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम चलता है। और आईसीआरए ने इसको AA रेटिंग दिया है, ठीक है। AA मतलब डिफॉल्ट रिस्क है बट थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। AAA इज अ वेरी गुड सर, ठीक है। AAA रेटिंग का जो भी बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड का कैलकुलेशन हम लोग एफएम में करते हैं सर, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एफएम को वाला डिस्कशन नहीं करना चाहता। मैं आपको एफएम वाला डिस्कशन करूंगा तो फिर म्यूचुअल फंड का डिस्कशन कैसे करूंगा। सो आप ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करता हूँ कि फाइनेंस का नॉलेज लेते जाओ, जब सिलेबस में होगा तब तो डिटेल्स में जानोगे ही, ठीक है, जिसका जैसा है। बट एफएम इज ऐसे सब्जेक्ट है। স্যার हाँ बोलो सर। বলছি ওই হার্ড কো যেটা দেওয়া আছে ওখানে কিছু দেওয়া নেই কেন? বন্ড টাইপ, কুপন রেট কোথায় রে হার্ড কো? লাস্টে। মনে হচ্ছে বন্ডটা এরা পজ করেছে বা বন্ধ করেছে বা কোনো কারণে এর ইনফরমেশন পাওয়া যায়নি, সেই জন্য ডিটেলস গুলো নেই, বুঝেছিস? হয়তো এটা এটা রিভাইজ হচ্ছে, বিভিন্ন কারণে এগুলো ডিটেলস গুলো পাওয়া যায় না। রিভাইজ হচ্ছে সেই জন্য হয়তো বন্ধ আছে, ঠিক আছে। হতে পারে এই বন্ডটা এখন এরা অফ করেছে কিছুদিনের জন্য, রিভিশন চলছে। এরকম অনেক ঘটনা ঘটে কি বন্ড চলছে, চলতে চলতে বন্ড মার্কেটে স্টপও হয়ে যায়, রিভাইজ করা হয়, তখন আবার ওটার হ্যালো, ক্যালকুলেশন। হ্যাঁ বল। বলছি বলো বলো, তারপর বলছি, বলো। না তুই বল কি বলছিস। বলছি বলছি যে আজকে ওই আরবিআই থেকে আমাকে একটা এসএমএস পাঠিয়েছে, তো বলছে মানে ওর মধ্যে লেখা রয়েছে যে পাঞ্জাব থেকে একটা বন্ড ইস্যু করছে, ঠিক আছে, মানে পুরো লিস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, কিন্তু এদের বন্ড গুলো যে ক্যালকুলেশন করে বা এদের তো রেটিং মানে কেউ দেয় না, তাই এদের গভর্নমেন্ট ভ্যালুয়েশনটা। গভর্নমেন্ট বন্ড যদি হয়, আরবিআই বন্ড যদি হয়, রেটিং এর প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে স্ক্রিনটা শেয়ার করে দেখাবো কিরকম এসেছে। আচ্ছা দেখা। এখানে আমি শেয়ারিং তো অন নেই আমার বোধহয়। শেয়ারিং অন আছে কি? হয়েছে, দেখো শেয়ারিং হয়েছে। উহুম। ও আচ্ছা, এখানে কিছু একটা হয়েছে তোমার না মানে এই শেয়ারিং দেখাচ্ছে, কিন্তু আমার হয়ে গেছে। তোকে দেখাচ্ছে আমি কিন্তু ব্যাক আমরা করছি। কিছু আমরা কিছু দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ এখানে দেখাচ্ছে। এই দেখো, পাঞ্জাব বন্ড বলছে, হিমাচল প্রদেশ, ওয়েস্ট বেঙ্গল, এই হুম মানে সিরিয়াল নাম্বার দিয়েছে, ম্যাচুরিটি ডেট দিয়েছে, তারপর হচ্ছে হুম বাইন্ডিং স্টার্ট, এন্ড, হুম অ্যালটমেন্ট কবে হুম হবে, হুম সেটেলমেন্ট ডেট। কিন্তু এখানে মানে এই সিকিউরিটি ক্যাটাগরিতে এসজি লিখেছে। আবার হুম। দেখো নিচে আমি যাচ্ছি, দেখো নিচে বলছে আবার এইগুলো ট্রেজারিবিল, এগুলোতে কিছু নেই, কিন্তু এগুলোর কোনো রেটিংও নেই যে কি রেটিং রেটিং প্রয়োজন নেই, দিয়েছে। এগুলো রেটিং এর প্রয়োজন নেই। আমি দেখাচ্ছি, মানে তুই এগুলো যেটা এরকম করে চলে। এরকমই চলে। এই তো এখান থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি, তুই পজ আচ্ছা করে ঠিক দে, আছে, আমি দেখাচ্ছি হ্যাঁ এখানে। আমি স্টপ করে দিচ্ছি। चलो सुमित ने बॉन्ड के एक आरबीआई का डिटेल्स जो सुमित के पास आया है वो सुमित दिखाया, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अगर जैसे कि ये अगर यहाँ पर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्लिक करूँ, ठीक है, ये देखिए सेम टू सेम टाइप में आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसका सिंबल होता है, सीरीज होता है, आईएसआईएन नंबर होता है, मैंने लास्ट दिन बताया था, ठीक है। फेस वैल्यू होता তুমি है। শেয়ার করো স্ক্রিনটা। স্ক্রিন শেয়ার নেই, আচ্ছা দাঁড়া এক সেকেন্ড। ও তুই শেয়ার করেছিলি বলে আমার শেয়ারটা বন্ধ করে দিয়েছে। ये देखो, सीरीज, आईएसआईएन नंबर, फेस वैल्यू, ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, कितना वॉल्यूम है, ठीक है। ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में दिखाते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड जो होता है ना सर, गवर्नमेंट बॉन्ड के केस में आपको टी बिल वगैरह के केस में, ठीक है, आपको किसी भी तरह का रेटिंग का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी सिक्योर है। उसका क्या रेटिंग करोगे नॉर्मल वे में, ठीक है। फिर भी अगर कोई कंपनी के हिसाब से है उनका रेटिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एनएचआई वगैरह है, उनका रेटिंग है, ठीक है, क्योंकि एज ए कंपनी वो कर रहा है, भले ही वो गवर्नमेंट बैक्ड कंपनी हो। बट जो गवर्नमेंट का डायरेक्ट बॉन्ड या सिक्योरिटीज होते हैं ना, उसका रेटिंग वो सबसे पहले है। वो उसका जो भी बात है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में बात किया,
आई थिंक सुमित भूल गया, प्रीवियस लेक्चर्स में इसके बारे में मैंने तो आई थिंक वो इसके फैक्ट शीट में ही बताया था। वो क्या नाम है आपको, आप लोगों को मैंने फैक्ट शीट से बताया था, ये आपका पराग पारिक के फैक्ट शीट्स में। यहाँ पर भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखो इसका बॉन्ड बॉन्ड वाला फंड में जाता हूँ। एक पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड बॉन्ड, देख सुमित देख, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जस्ट लुक हियर, ये देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिख रहा है, सोवेरिन गवर्नमेंट का है, हाँ ठीक है। ये हाँ देखो ये देखो ये देखो, ये बॉन्ड गवर्नमेंट ने इशू किया, जैसे सुमित ने अभी दिखाया ना आरबीआई का, वैसा ही ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो 8.16% स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है, 8% स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला, 7.92 स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, ठीक है, 7.88 सब इंटरेस्ट रेट के साथ, कौन सी गवर्नमेंट कितना इंटरेस्ट के साथ, कूपन रेट के साथ आपको बॉन्ड इशू किया है। बेसिकली लोन है, गवर्नमेंट लेता है पब्लिक से और इंटरेस्ट के साथ एक सर्टेन पीरियड के बाद आपको रीपे करेगा। ये आपको मैं पराग पारिक हाइब्रिड फंड के अंदर दिखा रहा हूँ, और ये सोवेरिन है फुल्ली। इसका क्या रेटिंग चाहिए आपको? और इधर देखो कॉर्पोरेट बॉन्ड है, ये देखो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड है, ठीक है, जो आपको मैं एनएसी बॉन्ड में दिखा रहा हूँ। इसको देखो 7.70% इंडिया ग्रेड ट्रस्ट, 06 मई 2028 का इसका डेट है, ठीक है। इसका रेटिंग देखो क्रिसिल ने दिया है AAA का, मतलब ये जो पराग पारिक फंड है उसमें इनका 0.72% ऑफ द एसेट्स इस फंड में है, इसमें रेटिंग है। बट अगर जिसमें सोवेरिन है ना, उस पर क्या करोगे रेटिंग लेके? सोवेरिन है, सरकार का है, उसमें रेटिंग का जरूरत ही नहीं है। समझ में आया रे सुमित? হ্যাঁ দাদা বুঝেছি। तो गवर्नमेंट बॉन्ड में यू डोंट नीड टू फाइंड एनी काइंड ऑफ मतलब रेटिंग, ठीक है। रेटिंग आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में ढूंढो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको कोई जरूरत नहीं है। सोवेरिन है मतलब आपको पक्का मिलेगा पैसा, आपको पक्का मिलेगा पैसा, मतलब उसमें रिस्क बहुत ही कम होता है, ना के बराबर, ठीक है। इट्स लाइक बैंक एफडी जैसा। ये चीज मैं बोला था प्रीवियस लेक्चर्स में। अरे बोला था कि नहीं बोला था? बॉन्ड के क्लास चल रहा है 3 दिन से, हाँ आई थिंक मैं तब भी बोला था। ओके, ये समझ में आ रहा है सबको? सुमित ने जो सवाल उठाया था और जो डिस्कशन सुमित अभी दिखा रहा था, और जो आप लोगों को फैक्ट शीट से मैंने यहाँ पर अभी दिखाया, समझ में आया कि नहीं आया? है सर। ओके सर, अच्छा चलो थोड़ा डिटेल्स जानकारी लेते हैं ना। हाँ, तो प्रीवियस चैप्टर्स में हम लोगों ने वो मैकाउले का जो बॉन्ड ड्यूरेशन के बारे में बता रहा था। एक्चुअली जो बॉन्ड का ड्यूरेशन होता है, जो एक्चुअली मैं दिखा रहा था आपको कि कब मैच्योरिटी होगा, कितना दिन बाद मेरे को अपना पैसा मिलेगा, या फिर फंड का मैनेजर उसको कितना दिन से करेगा। तो इसके लिए मैकाउले का ड्यूरेशन मॉडल बहुत फेमस माना जाता है, जिसको बॉन्ड ड्यूरेशन के नाम से भी जाना जाता है। आप चाहो तो गूगल करके मैकाउले ड्यूरेशन का थोड़ा और जानकारी ले लो। सो इफ यू रिकलेक्ट, मैकाउले ड्यूरेशन मेजर इन ईयर्स। मैकाउले का जो ड्यूरेशन कॉन्सेप्ट है वो ईयर्स में मेजर करता है। द टाइम पीरियड फॉर द बॉन्ड होल्डर टू रिकवर द प्राइस पेड, ठीक है, जो बॉन्ड होल्डर है वो जितना पैसा पे कर रहा है किसी बॉन्ड को खरीदने के लिए, ठीक है, फॉर द बॉन्ड बाय द बॉन्ड्स कैश फ्लो। तो ये डिपेंड करता है बॉन्ड का क्या कैश फ्लो है, मतलब वो कितना रिटर्न कैश फ्लो कर रहा है, मतलब रिटर्न कर रहा है, इनफ्लो कर रहा है, ठीक है। We did not discuss the math behind Macaulay duration because that outside the scope, because seriously वो actually finance का एरिया है, ज़्यादा डिटेल्स में पहुंच जाएंगे तो वहां से निकलने के लिए दूसरा बात आ जाएगा बहुत सारा। बट एज आई हिंटेड इन द प्रीवियस चैप्टर, द नेक्स्ट मॉड्यूल इज ऑन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। इसको मिनी सीरीज बोलते हैं, जो आज का डिस्कशन है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी मिनी सीरीज, वेयर आई विल ट्राई एंड टेक दिस अप इन डिटेल। यस, फिक्स्ड इनकम की डिटेल्स में थोड़ा चर्चा होगा। हाउएवर, while we cruise along, there are few bond relationship that you need to know। कुछ बॉन्ड रिलेशनशिप है जो आपको जानना चाहिए। तो बॉन्ड रिलेशनशिप क्या है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें सर। सर बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सर बताते हैं कि द यील्ड ऑफ ए बॉन्ड। सर बॉन्ड का यील्डिंग क्या है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में फाइनेंस में बात होता है कि एक बॉन्ड, अगर आपको मैं सिंपल बताऊं, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर कोई अभी फाइनेंस पढ़ना चालू कर दे।
लेकिन इतना समझो कि एक बॉन्ड का यील्डिंग मतलब होता है कि उस बॉन्ड का रिटर्न जनरेट करने का मार्केट पावर, ठीक है। तो द यील्ड ऑफ ए बॉन्ड एंड द प्राइस ऑफ द बॉन्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर बॉन्ड का यील्डिंग बढ़ता है तो उसका प्राइस कम होगा, या फिर उल्टा, अगर बॉन्ड का यील्डिंग कम होगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपको एनएससी मार्केट में अगर आप देखो कितना सारा बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हो ये बॉन्ड आपका शुरू हुआ था 1000 में फेस वैल्यू में, इसका प्राइस देखो बढ़ रहा है। 1000 में स्टार्ट हुआ था, IRFC का देखो 1230 हो गया। ऐसे बहुत सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ढेर सारा बॉन्ड है यहाँ पर। तो कहने का मतलब है अगर आप देखोगे, और ये आपका इंटरेस्ट रेट है 9.90, 7.35, दिस इज योर इंटरेस्ट रेट। और यील्डिंग रेट और इंटरेस्ट रेट इज नॉट एग्जैक्टली सेम। इंटरेस्ट रेट मतलब जो बॉन्ड आपको वादा किया है, और यील्डिंग रेट क्या होता है नॉर्मली, जो सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड मार्केट से रिटर्न एक्चुअली जनरेट करते हैं, ठीक है। जैसे मानो कि ये अगर आपका फाइनेंस कंपनी है, नाबार्ड है, NHAI है, तो मार्केट में सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड क्या रिटर्न जनरेट कर रहे हैं और आपका बॉन्ड क्या रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, इसमें फर्क हो सकता है, ठीक है। तो रिटर्न जनरेट करने का जो ताकत होता है ना, उसको यील्डिंग कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे मानो किसी सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड मार्केट से मानो कि 10% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, बट आपका बॉन्ड शायद 9% ही दे रहा है, तो आप थोड़ा सा पीछे हो। इसका मतलब ये नहीं कि बॉन्ड खराब है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कितना करते हो वो डिपेंड करता है। ये सब कैलकुलेशन FM के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह में आप लोगों को एक्चुअली कैलकुलेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ सिखाया जाता है कि बॉन्ड सच में कितना मतलब इन्वेस्ट करने लायक है नहीं है, ठीक है, उसका यील्डिंग कितना हो सकता है नहीं हो सकता है। दैट इज टोटली थोड़ा सा फाइनेंस रिलेटेड एरिया है, बट ओके, इतना डिटेल्स में भी नहीं चलते। आपको अभी मैं मेनली फोकस कराता हूँ कि आप यहाँ पर इतना तो देख सकते हो कि आपका प्राइस में चेंजेस होता है। 1000 का चीज 1036 में जा सकता है, 1000 का चीज 1200 में जा सकता है, बिकॉज ये मार्केट में डिमांड सप्लाई में ट्रेड होता है, ठीक है। डिमांड सप्लाई के बेसिस में ट्रेड होता है, ठीक है। तो ये डिमांड सप्लाई के बेसिस में आपका, और अगर मानो किसी ने 1000 में खरीदा था, अभी 1230 चल रहा है, तो उसका कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, बहुत अच्छा है। और जो कूपन रेट या इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा कम दोनों होता है। अभी 9% है, कल थोड़ा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कई बार फिक्स भी होता है, डिपेंड करता है कि बॉन्ड किस हिसाब से मार्केट में आ रहा है। लेकिन आपको जो मैं भी समझाने जा रहा हूं, आप प्लीज मैटर को समझिए थोड़ा। क्या कहता है, कहता है द यील्ड ऑफ ए बॉन्ड एंड द प्राइस ऑफ द बॉन्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यह है कि इफ प्राइस ऑफ द बॉन्ड इंक्रीजेस, अगर बॉन्ड का दाम मार्केट में बढ़ता है तो फिर यील्ड ऑफ द बॉन्ड डिक्रीजेस। बॉन्ड का दाम बढ़ने से बॉन्ड का यील्डिंग कम होता है। ऑब्वियसली अगर 1000 में आपको 10% मिलता था, से फॉर एग्जांपल मैं फिक्स कर लेता हूं थोड़ा समझने के लिए, अगर 1000 में आपको इसका यील्डिंग इंटरेस्ट 10% था, 1200 में 10% अगर वही रहता है, तो क्या हुआ सर, यील्ड कम हो गया कि नहीं हो गया? 1000 में 10%, 1200 में 10%, कौन सा ज्यादा है? हेलो, 1200 में 10%। ज्यादा कौन सा है? 1000 पे 10% ना। मतलब मेरा कहने का मतलब है, जब आपका, मैं वो नहीं बताना चाहता, अब बात समझो। कहने का मतलब है आपका बॉन्ड पहले 1000 का दाम था, ठीक है, अभी इसका प्राइस ज्यादा हो गया, प्राइस ज्यादा हो गया, बट ये जिस तरह का यील्डिंग करता है, ठीक है, ये एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली इंटरेस्ट, उस बॉन्ड का रिटर्न जनरेट करने का मार्केट पावर, ठीक है, कि इस तरह का बॉन्ड मार्केट से कितना रिटर्न जनरेट करता है। तो 10% फिक्स है, बट 1000 का चीज मार्केट में दाम ज्यादा हो गया, लेकिन वो आपको अभी भी 10% ही करता है। तो प्रोपोर्शनेट मैं बात कर रहा हूँ, 1000 का भी 10% था, 1200 के लिए 11 नहीं हो गया, 10 में ही रह गया। तो प्रोपोर्शनेट जो बात कर रहा हूँ, प्राइस तो इंक्रीज हुआ है, बट यील्डिंग पावर जो है वो वहीं पर है, या फिर उससे भी कम हो जाता है, कई बार 10% और थोड़ा कम होके 9% भी हो जाता है। तो ये देखा जाता है कि बॉन्ड के केस में क्या होता है कि आपका बॉन्ड का प्राइस, मैटर को सिंपल रखो ना, ठीक है, बॉन्ड का यील्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं ना, आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगा, रुको। द यील्ड ऑफ ए बॉन्ड एंड द प्राइस ऑफ द बॉन्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। If the price of the bond increases, the yield of the bond decreases. जैसे आप लोग डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स में पढ़े हो ना, वैसा ही काम चल रहा है। मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी देता हूँ। इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का दाम ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
इफ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस द बॉन्ड प्राइस रिड्यूसेस। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने से बॉन्ड का दाम भी रिड्यूस, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो बॉन्ड का दाम गिर जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड का दाम गिर जाता है, और उल्टा होता है, एंड वाइस वर्सा। मतलब जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा तब बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। जस्ट ऑपोजिट लेवल में ये खेल चलता है। While you are at it, let me introduce another term. अगर आप इसको लेके थोड़ा चिंता में पड़ गए, मैं आपको और एक चीज यहाँ पर बता रहा हूँ, मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। सर ये आप लोगों को फैक्ट शीट वगैरह में देखने को मिलेगा, डिफरेंट डेब्ट सेगमेंट में आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। सर ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन होता क्या है, मैं आपको वही समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए सर। मॉडिफाइड ड्यूरेशन एक्चुअली सालों में मेजर किया जाता है, मेजर्ड इन ईयर्स ऑफ ए बॉन्ड इज एसेंशियली द सेंसिटिविटी ऑफ द बॉन्ड प्राइस। ये बॉन्ड प्राइस का सेंसिटिविटी है टू चेंज द इंटरेस्ट रेट, sensitivity of the bond price to change the interest rate. So if a bond has a modified duration of 3.2 years, अगर किसी बॉन्ड का modified duration 3.2 years है, सर ये 3.2 years modified duration नहीं समझ में आया, रुको सर समझ में आ जाएगा, ठीक है। modified duration 3.2 years का मतलब होता है ए 1% इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अगर किसी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट 1% में डिक्रीज होता है तो बॉन्ड प्राइस 3.2% में, मतलब इंक्रीज इन इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट 1% में बढ़ता है तो बॉन्ड का दाम 3.2% में गिर जाएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड का दाम गिर जाएगा। सिमिलरली ए 1.5 इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट लोअर द बॉन्ड प्राइस बाय 4.8। सर ये 4.8 कैसा आया, सर 1% के लिए अगर 3.2 है तो 1.5% के लिए वो 4.8 होता है। कैसे सर, ये यूनिटरी मेथड करो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब 1.5 के साथ 3.2 को इंटू करो ना, एक के लिए अगर 3.2 है तो 1.5 के लिए कितना होगा, 4.8% होगा। मतलब ये 1.5% में इंक्रीज करेगा क्या, इंटरेस्ट रेट, और बॉन्ड का दाम गिर जाएगा 4.8% पे। अगर आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पर बात ऐसा चल रहा है। सर ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन किस तरह से काम करता है, सर ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन एक्चुअली किसी भी बॉन्ड का ओवरऑल जो ड्यूरेशन है ना, कि वो कितना दिन मार्केट में चल रहा है, उसके बेसिस में बनाया जाता है। मैं अभी आपको कुछ फैक्ट शीट्स दिखाऊंगा, वहां पर आपको ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन नजर आएगा। मैच्योरिटी डेट अलग होता है और मॉडिफाइड ड्यूरेशन थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर खेल यही है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो आपका बॉन्ड प्राइस डिक्रीज करेगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन के हिसाब से। अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन 3.2 है तो इंटरेस्ट रेट अगर 1% में बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस उतना परसेंटेज में, मतलब मॉडिफाइड ड्यूरेशन के हिसाब से कम हो जाएगा। एंड सिमिलरली एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है, अगर ये डिक्रीज करेगा तो ये 3.2% में बढ़ जाएगा, वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट 1.5% में बढ़ जाता है तो बॉन्ड का प्राइस, बॉन्ड का दाम 4.8% से गिर जाता है। जो आपको यहाँ पर बॉन्ड मार्केट में भी ये फ्लक्चुएशन अगर आप रेगुलर नजर करोगे, रेगुलर ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। आप मेरा बात समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत भी, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट रेट है, कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, ये इंटरेस्ट रेट और ये बॉन्ड का प्राइस, ठीक है, जो चल रहा है करंट प्राइस मार्केट, ये अगर परसेंटेज चेंज हो है ना सर, ये इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज चेंज अगर ये 1% में बढ़ता है तो बोलता है कि ये अगर 3.2 मॉडरेट मतलब मॉडिफाइड ड्यूरेशन है तो ये 3.2% में गिर जाएगा मार्केट प्राइस। सर क्यों, कैसे, सर ये बॉन्ड मार्केट का कैरेक्टर है, ठीक है। ये बेसिकली जैसे कि आप लोग इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई पढ़ते हो, यहाँ पर वो इकोनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। मैं आपको धीरे धीरे इसका अंदर का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बिफोर दैट आपको ना पूरा केस एक बार मैं समझाता हूँ, आप थोड़ा सुनिए, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे ना इसको जितना इकोनॉमिक्स वाइज समझोगे, मैं शुरू में ही बोला था कि थोड़ा ट्रिकी है, आप लोगों को ऐसा फीलिंग आएगा क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स फाइनेंस बार बार आ रहा है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखो, देखो लास्ट में आपको पूरा क्लियर कट समझ में आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है, कि क्यों बॉन्ड का दाम गिरता है, क्यों बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट के साथ बॉन्ड प्राइस का क्या कनेक्शन है, क्यों ये प्रोपोर्शनेट बेसिस में काम करते हैं, ये भी आपको धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। अब थोड़ा वेट करो, ऐसे थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। सर इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड का प्राइस गिर जाना, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड का प्राइस गिर जाना, मतलब इंटरेस्ट ज्यादा देगा
ठीक है, लेकिन बॉन्ड का जो दाम है वो गिर जाएगा। एंड ऑपोजिट, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो बॉन्ड का दाम गिर जाएगा। एंड ऑपोजिट, इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाएगा तब बॉन्ड का रेट गिर जाएगा। ये चीज बहुत सिंपल वे में आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं, चलो वी कैन जनरलाइज दिस। अब धीरे धीरे इसको जनरलाइज करते हैं। हायर ड्यूरेशन फंड्स हैव हायर सेंसिटिविटी। सर पॉइंट टू बी नोटेड सर, धीरे धीरे समझो। हायर ड्यूरेशन फंड्स हैव हायर सेंसिटिविटी। अगर फंड का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है तो उसका सेंसिटिविटी भी थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा मार्केट में रहेगा तो ज्यादा सेंसिटिव है, कम मार्केट में रहेगा कम सेंसिटिव रहेगा, है ना। मार्केट फ्लक्चुएशंस में सेंसिटिविटी कम होगा, ठीक है। तो हायर ड्यूरेशन फंड्स हैव ए हायर सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस, ठीक है। तो जो मतलब इंटरेस्ट रेट चेंजेस के साथ उसका सेंसिटिविटी ज्यादा होता है जिसका ड्यूरेशन ज्यादा होता है। सो अ 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट, आज 10% है, कल 1% चेंज होगा, 10 का चीज 1% चेंज होगा तो कितना हो जाएगा? 10 का चीज 1% में अगर इंक्रीज करेगा तो 11 होगा ना। हेलो, अरे कितना होगा? 10 का 1% एक होता है, 11% हो जाएगा ना। अरे बोलो, इतना तो समझ में आ रहा होगा। किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है क्या? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? थोड़ा वेट तो करो, वही यस पूरा सर। चीज बोला ही नहीं, पूरा चीज अभी बोला ही नहीं, थोड़ा वेट करो, समझ में आएगा सर। थोड़ा ट्रिकी है, आई अंडरस्टैंड, मैं मानता हूँ, लेकिन समझ में आएगा। बिकॉज इसलिए ट्रिकी लग रहा होगा या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा बिकॉज यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड एफएम का थोड़ा सा जुगलबंदी चल रहा है सर। ये जो फंड अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट रिड्यूस द प्राइस ऑफ ए लॉन्गर ड्यूरेशन फंड। 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट रिड्यूस द प्राइस ऑफ ए लॉन्गर ड्यूरेशन फंड। अगर दाम थोड़ा सा चेंज होता है जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड को रिड्यूस कर देता है दाम पे इन ए ग्रेटर मैग्नीट्यूड कंपेयर टू ए लो ड्यूरेशन फंड एंड वाइस वर्सा। मतलब जो कम समय के लिए होता है उस फंड का जो सेंसिटिविटी है और लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का जो सेंसिटिविटी है, लॉन्ग ड्यूरेशन का फंड का सेंसिटिविटी ज्यादा होता है, ठीक है। So in the context of a mutual debt fund, the modified duration is at an aggregate portfolio level. In the example above, say for a 1.5% increase in the interest rate, अगर किसी बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट 1.5% में इंक्रीज होता है, the debt fund NAV is likely to decrease. debt fund का जो NAV है, नेट एसेट वैल्यू, क्या होता है मैं प्रीवियस लेक्चर्स के हम आप लोगों को समझा के रखा। किसी ने भी अगर NAV क्लास वगैरह मिस किया, मैं उनको बार बार बोलूंगा NAV जरूर एक बार देखें। The debt fund NAV is likely to decrease by 4.8%. अगर आपका इंटरेस्ट रेट 1.5% में बढ़ता है बॉन्ड का, तो आपका फंड का जो डेप्थ मतलब NAV है वो डिक्रीज करेगा 4.8% में, ठीक है। As a debt fund investor, you are in the right spot if you are aware of the few points we have discussed so far. Along with these few points, as a bond holder or a debt mutual fund holder, you need to be aware that the mutual fund you are holding is susceptible to credit risk. म्यूचुअल फंड में भी क्रेडिट रिस्क होते हैं, इसका भी डिफॉल्ट रिस्क आ सकता है। कैसे डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट रिस्क? मतलब क्रेडिट रिस्क के बारे में मैंने आप लोगों को वोडाफोन का केस समझाया था, है ना। द रिस्क दैट बॉन्ड हेल्ड बाय द डेब्ट फंड कैन गेट डाउनग्रेडेड। अगर बॉन्ड में कुछ भी रिस्क है, अगर वो जहां जहां इन्वेस्टमेंट है, जैसे वोडाफोन वगैरह का केस बोला था आपको, अगर वो वोडाफोन में किसी भी इस तरह का कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेस जिसका खराब हो रहा है, वो क्रेडिट रिस्क कॉन्सेप्ट में आ जाता है। द रिस्क दैट द बॉन्ड हेल्ड बाय द डेब्ट फंड कैन गेट डाउनग्रेडेड। डिफॉल्ट रिस्क क्या हो सकता है? द रिस्क दैट बॉन्ड इशूअर डिफॉल्ट्स ऑन ए कूपन और प्रिंसिपल रीपेमेंट। अगर जिसने बॉन्ड इशू किया वो अगर आपको रीपे करने में नाकाम रहा तो ये डिफॉल्ट रिस्क हो सकता है, ठीक है। क्रेडिट रिस्क एज वेल एज डिफॉल्ट रिस्क, दोनों तरह का रिस्क बॉन्ड में आ सकता है। ऑफ कोर्स नाउ you also know that the bond price has an interest rate risk, but at this point let us just assume the fund manager can hedge the interest rate risk. interest rate को वो control कर सकता है। hedging का मतलब होता है controlling, risk controlling. Anyway, we will get back to the good old debt mutual fund. In this chapter we will continue our discussion and take a few more debt categories, ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूँ। We will start the conversation with the low duration money market and short duration fund. ये जो इतना देर से जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ, मॉडिफाइड ड्यूरेशंस वगैरह, ठीक है, कि परसेंटेज 1% बढ़ने से ये कम हो जाएगा, ये सिंपल एक चीज जो मैं आपको बोला ना, 1% इंक्रीज होने से 4.8% गिर जाना या 1% डिक्रीज होने से 3.2% बढ़ जाना, ये जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बॉन्ड का कैरेक्टर है सर, ठीक है, ये बॉन्ड का
कैरेक्टर है कि उसका इंटरेस्ट बढ़ने से उसका दाम मतलब गिरता है, उसका इंटरेस्ट कम होने से उसका दाम बढ़ जाता है। ठीक है, ये कैरेक्टर को समझते हुए आपको मैं कुछ ऐसे फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको मनी मार्केट में लो ड्यूरेशन मनी मार्केट में कहा जाता है, लो ड्यूरेशन फंड। नाउ व्हाट इज दिस काइंड ऑफ थिंग इन मनी मार्केट? ठीक है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन में होते हैं, लो ड्यूरेशन भी बोला जाता है इसको। वी लुक्ड एट, इससे पहले वाला जो चैप्टर में हम लोगों ने डेब्ट स्कीम पार्ट 2 में पढ़ा था, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड in the previous chapter. The definitions criteria for the ultra short duration fund was the Macaulay's duration of the portfolio as per SEBI's classification. जो सेबी ने क्लासिफाई किया था उसी हिसाब से हम लोगों ने देखा था, मैकाउले एंड सेबी एट पर होके जो डेफिनेशन दिया था अल्ट्रा शॉर्ट के केस में at the aggregate portfolio level. The Macaulay's duration of ultra short term duration fund has to vary between 3 से लेके 6 महीना. Now next up is the low duration fund. Low duration fund. The low duration fund is just like the ultra short duration. ये ultra short duration जैसा ही है, only that the low duration fund, the Macaulay duration at the aggregate portfolio level varies between 6 to 12 months. यहाँ पर जैसे 3 to 6 months था, ये 6 से 12 महीने तक का होता है नॉर्मली। ठीक है, लो ड्यूरेशन फंड। ठीक है, ये भी एक तरह का फंड है। किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ credit risk of the low duration fund is similar to the ultra short duration fund. Hence, it is imperative for the investors to glance through the asset quality, paper मतलब commercial quality of the fund. Have a look at the portfolio of IDFC AMC's low duration fund. ये IDFC AMC का एक low duration fund है। चलो थोड़ा कोशिश करो देखने का। ये IDFC आप लोग जानते हो IDFC बैंक भी होता है, ठीक है, ये IDFC का ही एक एसेट मैनेजमेंट का 31 जनवरी 2020 का एक डेटा है, इसमें नेट एसेट एज ऑफ 31 जनवरी 2020 5803.90 करोड़ का टोटल एसेट इनके पास ये बेसिकली चल रहा है। जिसमें अगर आप देखोगे, अब ध्यान से देखो यहाँ पर थोड़ा, क्या क्या कंपनी में इसका इन्वेस्टमेंट है। एक्सिस बैंक में है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में है, ICICI में है, रेटिंग दिया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड है सर ये सब। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। यू कैन सी हियर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसमें देखो आप, ये बॉन्ड ट्रिपल ए रेटिंग दिया गया है, ये सभी सारा का सारा ट्रिपल ए। LIC हाउसिंग फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन टुब्रो इंडिया, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है, ये सब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है। REC, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर मतलब नाबार्ड का है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल जो 100% एसेट है उनका कितना कितना परसेंटेज कौन से फंड में इन्होंने लगा के रखा। ठीक है, लेकिन ये जो मैं फंड के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ ये एक लो ड्यूरेशन फंड है। ठीक है, ये एक लो ड्यूरेशन फंड है। सर कैसे पता चलेगा, रुको सर रुको बताते हैं। अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको सोवरेन भी दिखेगा। ठीक है, सोवरेन भी दिखेगा आपको। सोवरेन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसमें कोई रेटिंग का जरूरत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट भी है यहाँ पर। ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का देख सकते हो आप। ट्राई पार्टी रेपो, लास्ट वीक का डिस्कशन था, ट्राई पार्टी रेपो में भी इनका इन्वेस्टमेंट है, उसका भी रेटिंग यहाँ पर आपको, सॉरी ट्राई पार्टी का भी रेपो का जरूरत नहीं है, काफी सिक्योर होते हैं। सो इस तरह से जब कंपनी कॉर्पोरेट आ जाते हैं उनका रेटिंग के साथ टोटल 100% इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है। ठीक है, टोटल 100%। एसेट एलोकेशन देखो आप, एसेट क्वालिटी अगर देखा जाए तो एसेट क्वालिटी वाइज अगर देखोगे तो AAA इक्विवेलेंट 100% ऑलमोस्ट। ठीक है, सब AAA रेटिंग का है। एवरेज मैच्योरिटी डेज कितना दिया है सर, 327 दिन। ये जो एवरेज मैच्योरिटी इसका दिया है 327 डेज, पॉइंट टू बी नोटेड, मतलब 1 साल से कम, 1 साल से कम। एसेट एलोकेशन देखो अगर आप, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड में 0.03% मोस्ट प्रोबेबली, जीरो कूपन बॉन्ड में 5.46, गवर्नमेंट बॉन्ड में 0.89, नेट करेंट एसेट्स में 2.43, ट्राई पार्टी रेपो में 6.35, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में 21.49 एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड में है 63.35, मतलब थोड़ा रिस्की बॉन्ड है सर। ठीक है, क्योंकि काफी कॉर्पोरेट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है। कॉर्पोरेट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में रिटर्न थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन रिस्क होता है सर, डिफॉल्ट रिस्क बहुत होता है, क्योंकि कंपनी है, कॉर्पोरेट है, मार्केट इधर उधर होता है तो उनका रिटर्न वगैरह गिर जाते हैं। सो ये आपको मैं एक फैक्ट शीट्स दिखाया IDFC लो ड्यूरेशन फंड का। ठीक है, ना सर क्या समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, अभी समझेंगे ना। As you can see, IDFC has 100% of its portfolio invested across various AAA papers. However, just because of the fund has only AAA papers, मतलब commercial papers, ठीक है, जो प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनीज इशू करते हैं, does not imply zero credit. AAA का मतलब ऐसा नहीं कि क्रेडिट रिस्क नहीं है,
क्योंकि हम लोग वोडाफोन के केस में प्रीवियस चैप्टर में देखा, गवर्नमेंट के साथ पूरा केस समझा था कि इतना अच्छा रेटिंग होने के बावजूद रेटिंग चेंज होता है सर, मार्केट में बिजनेस सिनेरियो चेंजेस के साथ साथ रेटिंग भी चेंज होता है कंपनीज का, बिजनेस का, तो क्रेडिट रिस्क फिर भी हो सकता है। वाइल द क्रेडिट रिस्क एग्जिस्ट, द इंटरेस्ट रेट रिस्क फॉर द लो ड्यूरेशन फंड इज लो। अगर क्रेडिट रिस्क एग्जिस्ट करेगा तो इंटरेस्ट रेट रिस्क फॉर द लो ड्यूरेशन फंड इज लो। हैव अ लुक एट द मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ आईडीएफसीज लो ड्यूरेशन फंड। ये फंड फैक्ट शीट में पब्लिश हुआ था, ठीक है, मैं आपको और भी जगह में दिखाऊंगा, ठीक है, नॉट जस्ट इन दिस केस, ये फंड फैक्ट शीट से ही उठाया गया, ठीक है। फंड फैक्ट शीट्स में अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या बोला था, देखो तो थोड़ा समय लो, ठीक है, लास्ट में समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट अप्रोच में चल रहा है बात। सर मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखो 3289 डेज बोल रहा है, एवरेज मैच्योरिटी 327 डेज बोल रहा है, यील्ड टू मैच्योरिटी 5.96% बोल रहा है। ये यील्ड टू मैच्योरिटी अगेन कॉर्पोरेट फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है, रिसेंटली हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मंगलवार वाला क्लास में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली बॉन्ड को वैल्यू का क्रिएट करने की एक बात है कि बॉन्ड का इंटरनल रिटर्न क्या होता है, उसको यील्ड टू मैच्योरिटी कहा जाता है। तो ये जो बॉन्ड है, अब मैं आपको आईआरआर नहीं समझा सकता करेंटली, ठीक है, क्योंकि वो पूरा डिटेल्स, मतलब जो लोग फाइनेंस का क्लास करते हो आई होप कि उनको यील्ड टू मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा है, जैसे कि रोशनी, ज्योति, तौथा, आई थिंक उन लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ सर, थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि वहाँ पर हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यील्ड टू मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा फाइनेंशियल बात हो रहा है यहाँ पर, क्या रे, हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर, है ना, थोड़ा ज्यादा ही फाइनेंशियल चर्चा चल रहा है आज, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ सर, बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए कुछ चीजें मैं हमेशा क्लास में बोलता रहता हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज गैदर करना है, जैसे अगर स्टॉक मार्केट में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक्स, टेक्निकल, फंडामेंटल, उधर आपका थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है, मतलब वो एक अलग मार्केट है इक्विटी डेरिवेटिव का, इधर म्यूचुअल फंड या पर्सनल फाइनेंस के साथ साथ और सभी चीजों का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, दैट इज आपका मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, जो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट देता है, इसीलिए हमेशा उसको हमेशा बेटर बनाते रहना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, बिकॉज आप एफएम जितना डिटेल्स में समझोगे आपको ये सब चीज उतना डिटेल्स में हेल्प करेगा सर, ठीक है, अभी चिंता का विषय नहीं है, आज नहीं तो कल सभी को ही पड़ेगा। So modified duration 289 days, average maturity 327 days, yield to maturity 5.96, ठीक है। Now the modified return is 289 days. I can convert this to years by dividing this by 360, मतलब 365 दिन होता है, बट इसको मार्केट में एक प्रैक्टिस है सर, 360 दिन के हिसाब से आप काउंट कर सकते हो, अगर लेता है मार्केट प्रैक्टिस है। तो कहने का मतलब है सर यहाँ पर जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है 289 है, तो अगर आप इसको ईयर में कन्वर्ट करते हो तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज 289 डेज, आई कैन कन्वर्ट दिस टू इयर्स बाय डिवाइडिंग दिस बाय 360। सो 289 बाय 360 करने से क्या मिलता है सर, 0.802। वेट सर वेट, समझो पहले, सुनो, 0.802। नाउ व्हाट इज दिस मींस, ये 0.802 का क्या मतलब है, और ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन एंड एवरेज मैच्योरिटी के साथ क्या खेल है। लेकिन आप मॉडिफाइड ड्यूरेशन पे ध्यान दो, ओवरऑल ईयर को 360 दिन में लिया गया और 289 डेज आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन लिया गया। 0.802 आपको क्या बताते हैं, दिस मीन्स टू से फॉर एवरी 1% इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, आपका जो फंड है या बॉन्ड है उसका इंटरेस्ट रेट पे 1% इंक्रीज या डिक्रीज के कारण आपके एनएवी में 0.802%, आपके एनएवी में 0.802 डिक्रीज या इंक्रीज होगा। For every 1% increase or decrease in the interest rate and the NAV is likely to decrease or increase, मतलब increase होगा तो NAV decrease करेगा, decrease करेगा तो NAV increase करेगा, which has as you can imagine is not much। मतलब बेसिकली ये जो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है इंटरेस्ट के साथ दाम का, प्राइस का, जो बॉन्ड के NAV का बात कर रहा हूँ, फंड का NAV का बात कर रहा हूँ। अगर इंटरेस्ट रेट 1% में इंक्रीज करता है तो NAV 0.802 जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन हो रहा है, 1% के कारण ये 0.802% में ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, जस्ट ऑपोजिट प्रोपोर्शनेटली होगा। ना होगा तो क्या हो जाएगा, सवाल तो मन में चल ही रहा है सर, ठीक है होगा, लेकिन तो होगा तो क्या होगा, आते हैं सर, होगा तो क्या होगा,
लेकिन क्या क्या होगा वो तो पहले देख लेते हैं ना। बाय द वे, नॉट ऑल फंड्स रिपोर्ट मॉडिफाइड ड्यूरेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज। सारे फंड में आपको मॉडिफाइड रिटर्न नंबर ऑफ डेज में ना भी मिल सकता है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, कहीं सारा जगह में आपको ईयर्स के हिसाब से भी देखने को मिल सकता है। For example, the Nippon India Low Duration Fund expressed the modified duration in years, which is 0.94 years. Just look here, sir. थोड़ा देखो, बहुत काम का चीज बता रहा हूँ सर। ये सब पहले टर्म समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे मतलब भी समझ में आ जाएगा। ये निपॉन इंडिया का मॉडिफाइड ड्यूरेशंस बताया है 0.94 ईयर्स। सर कहाँ बोला है? क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है या फिर हेजी है? आई थिंक काम चलने लायक है। देखो ना एक बार सर, ये देखो एवरेज मैच्योरिटी कितना बोला? 1.19 ईयर्स। मॉडिफाइड ड्यूरेशन कितना बोला? पढ़ाई पढ़ पा रहे सर आप लोग? बोलो ना। अरे निपॉन इंडिया बहुत ही फेमस म्यूचुअल फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या आप लोग पढ़ पा रहे हो? मॉडिफाइड ड्यूरेशन, एवरेज मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी, क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? है सर। है ना? तो कितना बोला मॉडिफाइड ड्यूरेशन? 0.94 ईयर्स। तो जैसे कि हम लोग अभी 0.82 कैलकुलेट किए थे ना, वैसे ही यहाँ पर कैलकुलेट करके ये 0.94 ईयर्स बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने वहाँ पर 289 से डिवाइड करके 360 से किए, वैसा ही यहाँ पर 0.94 पहले से ही है। ठीक है, और ये देखो ये एक निपॉन इंडिया लो फंड, मतलब बेसिकली लो ड्यूरेशन फंड है। डिटेल्स एज ऑन मार्च 31 2020। टाइप ऑफ स्कीम क्या है? ये एक ओपन एंडेड लो ड्यूरेशन डेब्ट स्कीम है। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्या है, मैंने सारा का सारा प्रीवियस लेक्चर्स में बता के रखा। अगर बाय चांस आपने नहीं किया, प्लीज मस्ट गो थ्रू सर, क्योंकि पुराना बातें एक बार पढ़ लोगे तो हमेशा कनेक्ट होने में सुविधा होता है। Open-ended low-duration debt scheme investing in a debt and money market instrument such that the Macaulay's duration of the portfolio is between 6 to 12 months. Please refer to the page number 13 of the scheme, जो details में आपको मिल जाएगा इसमें मतलब निप्पॉन इंडिया के साइट में। Current investment philosophy क्या है? The fund endeavors to invest 75 to 80% in higher rated AAA assets. इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, हायर 75 से 80% का जो इनका फंड है वो AAA एसेट्स में है, मतलब AAA रेटेड एसेट्स में है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड एरिया में काफ़ी इसका पैसा लगा हुआ है, फंड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, कॉर्पोरेट फंड में बहुत सारा है, AAA के में बहुत ज़्यादा है। और 9 months and 15 months allocated in 0 to 9 months and 15 to 13% allocation in maintained assets of 9 to 18 months maturity bucket, which aims to give the portfolio carry advantage and roll down benefit. The portfolio duration would be endeavored to be maintained 180 से लेके 365 डेज का। ठीक है, तो टोटल ये है एसेट एलोकेशन। अगर एक बार यहाँ पर देखें तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगा। ये देखो, इसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड एरिया 56, ठीक है, फ्लोटिंग रेट 6.11, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड वगैरह में कमर्शियल पेपर 9.52, जीरो कूपन बॉन्ड 10.89। ये फंड का मेन एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उसमें डिविडेंड का क्या स्टोरी है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो फंड फैक्ट शीट्स है सर, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया यहाँ पर। तो ये एक बेंचमार्क जो है इसका वो है निफ्टी लो ड्यूरेशन डेब्ट इंडेक्स। ठीक है, लो ड्यूरेशन जो मेनली 12 महीने के अंदर ही है। 2007 में अलॉटमेंट हुआ था। फंड मैनेजर अंजू चाजेर एंड विवेक शर्मा, जो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2020 में ये इन्होंने ज्वाइन किया। सर ठीक है, ये तो फंड फैक्ट शीट्स है, लेकिन अब इसका क्या काम करें? हाँ, 0.94 ईयर्स जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है उसको क्या करें? सर ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो, when the fund expresses in years you need not divide by 360 because ये डायरेक्टली दे दिया आपको, उसको फिर से 360 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। यू कैन यूज द नंबर डायरेक्टली। While we are at it, which of the following two duration funds do you think is risky in terms of modified durations? हाँ सर, IDFC's low duration fund with a modified duration of 0.802 और Nippon India's low duration fund with a modified duration of 0.94। बोलो सर, मॉडिफाइड ड्यूरेशन 0.802 IDFC का और निप्पॉन का है मॉडिफाइड ड्यूरेशन 0.94। सर किसका रिस्क ज्यादा है? कौन बता सकता है? सर ड्यूरेशन के साथ रिस्क का क्या खेल है? अगर ड्यूरेशन ऑफ फंड बढ़ता है तो रिस्क
कमता है कि बढ़ता है, प्लीज बताओ। सेंसिटिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? बाढ़ पे। बाड़बे, थैंक यू सर। ठीक है, तो फिर इसमें 0.94 ज्यादा है कि 0.80 ज्यादा है? 0.80। 0.80 ज्यादा है। ना सॉरी 94। 0.94 ज्यादा है ना, तो मतलब इसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा है निप्पॉन का, है ना? तो वही तो बात है। फिर इसीलिए यहाँ पर देखो सर, हियर इज अ टास्क फॉर यू। व्हाई डू यू थिंक निप्पॉन इंडियाज लो ड्यूरेशन फंड इज अ हायर मॉडिफाइड ड्यूरेशन? यस, हायर है। कैन यू लुक इनटू देयर पोर्टफोलियो एज ऑफ अप्रैल 2011 एंड गेट योर आंसर? यस, हायर है, निप्पॉन का हायर है सर कंपेयर टू आईडीएफसी का, उसका 0.80 है। ठीक है, सो हायर होने से रिस्क ज्यादा होता है बिकॉज वो मार्केट में ज्यादा ओपन हो जाता है, जैसे बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक, lastly we should look at investing in a low duration fund. Who should look at investing in a low duration fund? This is best suited under situations where you want to park your money for a short duration and utilize the funds towards a specific goal at a later point. बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आप फंड को पार्क कर सकते हो, और अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल हो उसको फुलफिल करने के लिए आप ये लो ड्यूरेशन फंड यूज कर सकते हो। फंड का यूज करने का एरिया ऑलमोस्ट वैसा ही है जो हम लोगों ने पहले वाला फंड में भी देखा, अल्ट्रा शॉर्ट में भी देखा था, मतलब लास्ट दिन के क्वेश्चन के हिसाब से, क्लास के हिसाब से। तो मतलब फंड एलोकेशंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसको लो ड्यूरेशन और हाई ड्यूरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है उसी में पूरा का पूरा क्लास मैंने अभी बोल दिया आपको। ये जो लो ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट है, ये ड्यूरेशन मेजर कैसे करते हैं, ये जो 0.94 0.82 ये जो मैं आपको बोला, ठीक है, और ये फंड के मतलब बॉन्ड के इंटरेस्ट के साथ, बॉन्ड के इंटरेस्ट के साथ उसका प्राइस का जो अप एंड डाउन होने का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई इंटरेस्ट बढ़ने से उसका दाम गिर जाएगा, इंटरेस्ट कम होने से उसका दाम बढ़ जाएगा, ये प्रोपोर्शनेट रेशियो के थ्रू से काम करता है। और लो ड्यूरेशन फंड जो है ये आपका ज्यादा रिस्क कम रिस्क देता है, जिसका ड्यूरेशन जितना कम होगा उसका रिस्क भी उतना कम होगा, बिकॉज वो मार्केट में रिस्क के लिए उतना सेंसिटिव नहीं हो पा रहा है। तो ये उसी के लिए इस तरह का फंड काम करता है जिनको शॉर्ट टाइम के लिए एक पैसा का जरूरत है और वो शॉर्ट टाइम में अपना गोल फुलफिल करना चाहता है, उनके लिए ये लो ड्यूरेशन फंड काम कर रहे हैं। सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन टेक्निक और नाम, मतलब जो जार्गन है ना, ये क्या है डेब्ट, मतलब एक्चुअली ये सब जो है ना टेक्निकल टर्म है ना, यही थोड़ा सा आपको दिमाग में प्रॉब्लम कर रहा था, इसीलिए देखो चैप्टर का डिटेल्स में डेब्ट जार्गन, मतलब जार्गन से कई बार हम लोग थोड़ा मुश्किल में पड़ जाते हैं, बट कैलकुलेशन वाइज हम लोगों ने जितना देखा बहुत मुश्किल का कुछ था नहीं। क्या सर बहुत मुश्किल वाला कुछ था क्या? बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ सर बताओ। आया समझ में, या कंफ्यूज हो गए, या समझ में आया जो भी बात हुआ? अगर फिर भी कुछ डाउट है मैं नोट शेयर करूंगा, एक बार घर में गो थ्रू कीजिएगा, कोई डाउट रहे तो मुझे बताइएगा। मतलब ये बेसिकली मैं लो ड्यूरेशन फंड के लिए बात कर रहा हूँ, বোঝা গেছে কি নাকি কাউকেই বোঝা যায়নি? হ্যালো তথা রশনি, বলো স্যার, নবনীল, হ্যাঁ স্যার। বোঝা গেছে হ্যাঁ দাদা। নাকি বোঝা যায়নি? হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। বোঝা গেছে ना, बस वही बात है सर। मतलब शुरू में ऐसा लग रहा था ना कि क्या प्रोपोर्शनेट चल रहा है, क्या यहाँ पर लो ड्यूरेशन हो रहा है। एक्चुअली वो लो ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए मैकाउलेस का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको मेंटेन करना था, और लो ड्यूरेशन बनाने का जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो अल्ट्रा शॉर्ट से इसको मॉडिफाइड ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट के साथ इसको आपको थोड़ा समझना था, जो एक एक्चुअली टेक्निकल जार्गन है जो डेब्ट स्कीम में यूज किया जाता है। बस आपको मैं उसी के साथ थोड़ा सा फैमिलियर किया और कुछ नहीं। पढ़ते हैं और फंड देखते हैं, उतना सिंपल लगेगा सर पॉइंट। मनी मार्केट फंड, सर ये मनी मार्केट फंड क्या है? the money market fund is somewhat similar to low duration fund, लो ड्यूरेशन जैसा ही है, लो ड्यूरेशन जैसा ही है। यार सेबी क्लासिफिकेशन ऑफ द मनी मार्केट फंड के बारे में सेबी ने क्या बोला देखो, द मनी मार्केट फंड इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैविंग मैच्योरिटी अप टू 1 years। पहला बात तो ये कि जिसका मैच्योरिटी 1 साल के अंदर है, ओपन एंडेड डेब्ट स्कीम है, इन्वेस्टिंग इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, बस यही है। ठीक है, एज यू कैन सी द मैच्योरिटी इज कैप्ड टू 1 year
Similar to that low duration fund, the only difference is the terms of portfolio constituents. जो भी है पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट में थोड़ा फर्क आएगा, बाकी नॉर्मल जैसे लो ड्यूरेशन है वैसा ही है, बस नाम क्या हो गया, मनी मार्केट फंड हो गया. जार्गन टेक्निकल टर्म्स थोड़ा अलग है. लो ड्यूरेशन फंड कैन इन्वेस्ट इन बोथ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड बॉन्ड्स. मतलब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करते हैं एंड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, बट इंश्योर एट द एग्रीगेट पोर्टफोलियो लेवल द ड्यूरेशन इज बिटवीन 6 to 12 months. The money market fund, however, can invest only in money market instrument. Money market fund can invest in money market instrument. Money market instrument जैसे कि जो लोग बीकॉम में फाइनेंशियल एक सब्जेक्ट होता था बीकॉम लेवल में, बीकॉम में एमबीए में भी पढ़ता है स्टूडेंट लोग, एमकॉम वगैरह में भी, क्या नाम है उसका, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बोल के, ठीक है, तो लोग उसको थ्योरी सब्जेक्ट बना लेता है, जानते हो ना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. दादा मेरे को ऐसे बोलता था कि दादा थोड़ा सा ना कुछ थ्योरी सब यहाँ पर तो थ्योरी है सब, कुछ टिक लगा दो, ये कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है. अब ऐसे ही करके सब अपना एग्जाम का कॉलेज लेवल का नैया पार कर लेता है. लेकिन सवाल वो है, मैं हमेशा बोलता था कि जो भी ये स्कूल लेवल में या बीकॉम लेवल में पढ़ा जाता है, स्पेशली ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, डोंट टेक इट एज ए थ्योरी. ठीक है, सब्जेक्ट बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है, बिकॉज वहां पर ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का ना अलग से क्वेश्चन पूछते हैं कि डिफाइन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. अब लोग उसको रट लेते हैं, बट क्या पता सर यही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जिसके बेसिस में म्यूचुअल फंड कंपनी अपना फंड तैयार करते हैं. अगर वो एक थ्योरी होता तो फिर थ्योरी बन के रह जाता, तो फिर इसको लेके म्यूचुअल फंड में हम लोग अभी बैठे बैठे माथापच्ची ना करते और म्यूचुअल फंड मैनेजर को बैठे बैठे यहाँ पर ये अलग अलग फंड बनाने का जरूरत ना पड़ता. सो डोंट टेक एनीथिंग थ्योरी. हाँ बोलिए सर, कोई कुछ कहना चाहता है. हेलो, कोई क्वेश्चन था क्या किसी का? मुझे लगा किसी का म्यूट हुआ, अनम्यूट हुआ. बोलो सर बोलो. ओके सर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूजुअली कंसिस्ट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या हो सकता है सर? कमर्शियल पेपर्स जो कंपनी इशू करता है. कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड होता है सर? हाँ, सिक्योर्ड नहीं होता, तो मतलब डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा है, रेटिंग क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और सीडीज, बैंक इशू सीडीज टू एंटाइटल डिपॉजिटिंग मनी. नॉर्मली बैंक इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. टी बिल्स ये गवर्नमेंट इशू करता है, सोवरेन गारंटी है, इसको रेटिंग का जरूरत नहीं पड़ता, सरकार का गारंटी है, गवर्नमेंट का गारंटी है, सरकार नहीं गवर्नमेंट का, सोवरेन गारंटी. So just to summarize, the fund manager of a low duration fund can invest in CPs and CDs, मतलब commercial papers में and certificate of deposits में, and perhaps even in a bond with 2 years maturity. However, a money market fund manager can only invest in CDs and CPs. So क्या मतलब निकला सर? The fund manager of a low duration fund can invest in CPs and CDs and perhaps even in a bond with 2 years maturity. However, a money market fund manager only can invest in CDs and CPs, मतलब commercial सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल पेपर्स में. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हाजिर हो रहा है सर. व्हाट इज द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए मनी मार्केट फंड? मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट करने का क्या रिस्क है? एंड व्हाट डू यू थिंक विल बी द मॉडिफाइड ड्यूरेशन ऑफ ए मनी मार्केट फंड? विल इट बी 1 ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? मॉडिफाइड ईयर जो है जिसके बारे में मैं इतना देर से बात कर रहा हूँ, मॉडिफाइड ड्यूरेशंस, modified durations of a money market fund will be 1 greater than 1 or less than 1. क्या लगता है सर? या तो एक या एक से कम होगा ना, तभी तो मनी मार्केट है, एक से ज्यादा तो नहीं हो सकता. तो थोड़ा सोचिए. अब चलिए थोड़ा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मनी मार्केट फंड को देखते हैं. आई होप आपको दिखाई दे रहा है. जब बचपन में जो थ्योरी होता था वही आज प्रैक्टिकल हो गया सर, जिसके ऊपर बेस करके फंड मैनेजर फंड बनाते हैं. यूटीआई मनी मार्केट फंड में आप देख सकते हो डेट ऑफ इंसेप्शन 23 अप्रैल 1997 से है ये फंड, यूटीआई मनी मार्केट फंड. फंड मैनेजर देखो मिस्टर अमनदीप एस चोपड़ा, ठीक है, और को फंड मैनेजर अमित शर्मा. ठीक है, इनका डिग्री भी है यहाँ पर बीएससी एमबीए, इनका है बीकॉम सीए एफआरएम. चलो बढ़िया है, आप लोग भी ऐसे डिग्री लो, बेसिकली नॉलेज के साथ लो, ठीक है, और आप भी फंड मैनेजर बन जाओ. अब आगे देखो सर, यहाँ पर ये जो फंड है मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या बोला?
0.32 years, yield to maturity 5.82, नंबर ऑफ यूनिट होल्डिंग्स 18, ठीक है वो तो यूनिट है, वेटेड एवरेज मैच्योरिटी 118 दिन का है, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो वगैरह नेक्स्ट चैप्टर वगैरह में पढ़ेंगे, अभी छोड़ो इसको। यहाँ पर आपको फंड परफॉर्मेंस वर्सेस बेंचमार्क दिखाई दे रहा है, मतलब बेंचमार्क के साथ इस फंड का क्या डिफरेंस हुआ है। क्रिसिल का मनी मार्केट इंडेक्स, क्रिसिल का टी बिल इंडेक्स, ठीक है, उसके साथ कितना परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट एरिया देख सकते हो आप, पोर्टफोलियो जो भी इन्वेस्टमेंट है सीपीज एंड सीडीज में है, यही आपको यहाँ पर देखना है। ज़्यादा चीज़ों में अभी फोकस मत करो, कुछ चीज़ें हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं और कुछ चीज़ें अभी भी जानना बाकी है, ठीक है। एक किसी भी फंड के फैक्ट शीट ओपन करने से डिफरेंट काइंड ऑफ फंड है, इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, डेब्ट में भी अलग अलग तरह होता है। तो यू कैन सी इट हियर, सीपीज एंड सीडीज मतलब कमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इंडसइंड बैंक 9.93% ऑफ टोटल एनएवी, क्रिसिल का रेटिंग है वो A1+, एचडीएफसी लिमिटेड 8.60 ऑफ द टोटल एनएवी, इसका आईसीआरए का रेटिंग है A1+। मतलब इससे भी आपको ना, जो लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि भाई जब कोई बड़ा फंड कंपनीज किसी मार्केट में बड़ा कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक्सिम बैंक के शेयर नहीं है, इंडसइंड बैंक, ठीक है। इससे आपको ये भी समझना चाहिए उसमें जो क्रिसिल केयर का रेटिंग है ना, कि रेटिंग आपको ये हेल्प करता है कि बिजनेस का रिस्क कितना है, डिफॉल्ट होने का चांसेस कितना है, रेटिंग से आपको समझ में आएगा। और कंपनी क्यों ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है इसका भी आपको एक लॉजिक आएगा। मतलब फंड मैनेजर, बड़े बड़े कंपनीज का फंड मैनेजर, यूटीआई का, एक्सिस का, ये ऐसे कंपनीज को क्यों चूज कर रहे हैं, इनके सीपीज या कमर्शियल सीडीज में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई मुझे पूछते हैं सर म्यूचुअल फंड जान के क्या होगा, इक्विटी समझते हैं ना। सर इक्विटी आप कंपनी को फंडामेंटली समझ सकते हो, टेक्निकली समझ सकते हो, बट अगर आपको बिजनेस का और डिटेल समझना है तो आपको पूरा म्यूचुअल फंड कंपनी से, अगर आप म्यूचुअल फंड को समझोगे आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा मार्केट के बारे में, क्योंकि इससे आपको कंपनी का पूरा अंदर का डेब्ट का एरिया भी, लोन का एरिया भी पता चल जाता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे आपको डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्ट में भी कॉन्फिडेंस मिलता है। सर जो लोग पेशेंस के साथ पढ़ रहे हैं म्यूचुअल फंड, बहुत लोग सोचते हैं सर इक्विटी में रिटर्न ज़्यादा है, सिर्फ स्टॉक ही सीख लेते हैं ना। जो ना समझ है वो समझते हैं कि इसमें रिटर्न का खेल है, लेकिन रिटर्न का खेल नहीं है, नॉलेज का खेल है। अगर आप फंड मैनेजर का एक्टिविटीज फॉलो करोगे तो आपको भी हेल्प होगा कि भाई फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं, चलो हम भी इसी तरह का एक फंड खुद भी बना लेते हैं। कोशिश करके देख सकते हो, जरूरी नहीं कि कॉपी करो, कुछ अपना नॉलेज भी यूज कर सकते हो, नो इशू। तो ये टोटल एनएवी का कोई 9%, कोई 8% एचडीएफसी में, रिलायंस जियो में 7%, एक्सिस बैंक में 6.8, ठीक है। इससे बड़े बड़े फंड है सर, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या मतलब निकल के आता है, टोटल 100% है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इसका 1.71% है जो सोवेरिन है, मतलब इसका रेटिंग का जरूरत नहीं है। सोवेरिन का मतलब सोवेरिन ही रेटिंग है, ठीक है। बाकी सारा का सारा कॉर्पोरेट कॉमर्शियल पेपर्स है, ठीक है। और बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इतना सा है। तो ये है इसका, ये यूटीआई का मनी मार्केट फंड। दिखाई दिया कुछ, बोलो सर। मनी मार्केट फंड कुछ दिखाई दिया आप लोगों को, जो बेसिकली कॉमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट है। सो द मनी मार्केट फंड इज एक्सपोज टू क्रेडिट रिस्क, यस इसका भी क्रेडिट रिस्क है। यू कैन सी 9.39% ऑफ पोर्टफोलियो इज इन्वेस्टेड इन सिंगल कंपनीज कमर्शियल पेपर। 9.39% मतलब 100 में से 9% किसी एक कंपनी के कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट किया गया, जो भी इंडसइंड बैंक का। तो अगर इंडसइंड बैंक किसी कारण से फेलियर होते हैं तो फिर आपका फंड का क्या हो गया, क्रेडिट रिस्क हो जाएगा ना। इंडसइंड बैंक अगर ये पैसा चुकता नहीं कर पाएगा, है ना, तो फिर आपका फंड का क्या होगा, वो भी क्रेडिट रिस्क में आ जाएगा। वोडाफोन का केस याद करो लास्ट क्लास में, वैसे ही होता है। एक सिंगल कंपनी के सीपी में 9% है। Of course, the company's paper enjoys a high rating, but I want you to remember the fact that rating can change. So here, credit risk exists in a money market fund. As you have guessed, the modified duration will be under 1 year for a money market fund. Yes, under 1 year, which implies that interest rate risk is for this fund is low. तो 1 year के फंड में इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन का जो रिस्क है ना वो कम होता है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, ये जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना गिरना जो आपको शुरू से तंग कर रहा है,
अब इतना समझ लो, जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन से आपको क्या समझ आ गया कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन एक है, एक से ज्यादा है, एक से कम है। अगर एक से कम है मतलब इंटरेस्ट रेट रिस्क हमेशा लो रहेगा, बिकॉज एक साल के अंदर इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। सो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी क्या है इन मनी मार्केट फंड इज सिमिलर टू द लो ड्यूरेशन फंड। अगर आप लो ड्यूरेशन फंड में जिस पर्टिकुलर मानसिकता के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, मेनी इन्वेस्टर्स ऑफन चूज बिटवीन लो ड्यूरेशन एंड द मनी मार्केट फंड। या तो लो ड्यूरेशन में जाएगा या तो मनी मार्केट में जाएगा, जो उसको पसंद है। बस एरिया ऑफ पोर्टफोलियो का जो कंस्टिट्यूएंट है वो थोड़ा अलग है। लो मनी मार्केट फंड का कंस्टिट्यूएंट अलग है और लो ड्यूरेशन फंड का कंस्टिट्यूएंट अलग है। बाकी अगर ओवरऑल कैरेक्टर देखा जाए तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बताइए सर, क्या क्लैरिटी हो रहा है? পরিষ্কার হচ্ছে কথাগুলো? হ্যালো, আরে পরিষ্কার হ্যাঁ স্যার। হচ্ছে? Yes, sir. शॉर्ट ड्यूरेशन एंड मीडियम ड्यूरेशन फंड्स क्या होता है? चलो देख लेते हैं फटाफट। शॉर्ट ड्यूरेशन एंड मीडियम ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड सेबी क्या बताया देख लेते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये सेबी का डेफिनेशन है, इन्वेस्टमेंट इन डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच दैट द मैकाउलरी ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो 1 से 3 साल। अगर फंड का मैकाउले के हिसाब से ड्यूरेशन अगर 1 से 3 साल का है तो उसको हम लोग शॉर्ट ड्यूरेशन या मीडियम ड्यूरेशन फंड बोल सकते हैं। ओपन एंडेड शॉर्ट टर्म डेब्ट स्कीम इन्वेस्टिंग इन इंस्ट्रूमेंट विद मैकाउलेस ड्यूरेशन बिटवीन 1 year and 3 years। प्लीज रेफर टू द पेज नंबर। छोड़ो, अच्छा सर, मैकाउलेस ड्यूरेशन ऑफ द शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन फंड हैज टू रेंज बिटवीन 1 to 3 years। After reading the SEBI's definition, what is the first thing that is come to your mind? Well, I hope you think about it from risk perspective. Yes sir, अगर नंबर ऑफ ईयर ज्यादा हो जाएगा तो रिस्क पर्सपेक्टिव स्पेशली इंटरेस्ट रेट रिस्क तो बढ़ जाएगा। विद एन इंक्रीज इन द ड्यूरेशन द मॉडिफाइड ड्यूरेशन आल्सो इंक्रीजेस। अगर ओवरऑल ड्यूरेशन बढ़ेगा तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, व्हिच मींस द रिस्क एसोसिएटेड विद चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट इज हायर विद ए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में इंटरेस्ट रेट रिस्क लोअर होता है, ठीक है, और मीडियम ड्यूरेशन या इसमें थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट इज हायर विद ए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड एंड द मीडियम ड्यूरेशन फंड, मतलब शॉर्ट या मीडियम ड्यूरेशन। Do note this was not so much of a concern with the low duration and money market fund, because money market and low duration fund में interest rate का risk थोड़ा कम होते हैं, ठीक है। और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन जो 3 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर होता है, जो हम लोगों ने लास्ट वीक में देखा था, इंटरेस्ट रेट रिस्क में पड़ने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, बिकॉज जितना समय कम रहेगा, 1 साल के अंदर का खेल है। समरी क्या है, 1 साल के अंदर का बात है, आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क में पड़ने का जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत ही लो होता है। लेकिन जैसे ही आप 1, 2, 3 की तरफ बढ़ रहे हो, मीडियम में मतलब लोअर से शॉर्ट एंड मीडियम टर्म में चल रहे हो, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क में तो आप पड़ जाओगे सर। ऑफ कोर्स क्रेडिट रिस्क कंटिन्यूज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड एज वेल। हैव अ लुक एट द रेटिंग प्रोफाइल ऑफ मेरा एसेट शॉर्ट टर्म फंड। ये भी बहुत ही फेमस एक रेटिंग मतलब फंड मैनेजमेंट कंपनी है। यू कैन सी इट हियर कि ये जो फंड है, इस फंड में आगे देख सकते हो कि 61% ट्रिपल रेटेड फंड में है, कैश एंड अदर रिसीवेबल्स में 6% है, A1 प्लस कैटेगरीज में कुछ 6.02% है, सोवरिन वगैरह मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड में, गवर्नमेंट का सोवरिन में 23% एसेट एलोकेशन है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके लिए शॉर्ट ड्यूरेशन फंड बन जाता है। तो वेटेड एवरेज मैच्योरिटी कितना बोला सर, वेटेड एवरेज है 3.3, मॉडिफाइड ड्यूरेशन 2.67। मैकाउलेस, और कैसे आया मॉडिफाइड ड्यूरेशन, आपको कैलकुलेशन सिखाया मैंने, जैसे आपने 0.802% निकाला था, उसी तरह से ये 2.67 डायरेक्टली दे दिया। तो कैलकुलेट करने का जरूरत है क्या, नहीं, डायरेक्टली यूज करना। सो मॉडिफाइड ड्यूरेशन 2.67, मैकाउलेस ड्यूरेशन 2.84। सर क्या करना है, इतना सारा ड्यूरेशन का क्या करना है, अचार डाले क्या? अरे कुछ ना करो, देखो modified duration is 2.67 years, which means for every 1% increase in the interest rate, the fund will drop 2.67% in its NAV। अगर इंटरेस्ट रेट 1% इंक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि फंड का जो NAV है वो 2.67% में डिक्रीज करेगा। The risk associated with the short term fund is higher compared to all other fund we have discussed so far। 1% इंटरेस्ट बढ़ने से 2.67 आपका NAV गिरेगा, ठीक है। Also do notice the Macaulay duration of the fund, it is below 3 as SEBI has defined। जो Macaulay का ड्यूरेशन है उसके आसपास है 2.84 समथिंग। तो with a considerable amount of risk you need to be clear with your investment objective। आपको अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को क्लैरिटी रखना है। देखो सर, जब आप एज ए फंड मैनेजर काम करोगे, एज ए एडवाइजर काम करोगे,
आपको फंड के बारे में जानना है कि भाई किस में कितना रिस्क हो सकता है और रिस्क क्या हो सकता है। तो with a considerable amount of risk, you need to be clear with your investment objective in these funds. Invest in these funds only if you have an investment horizon of at least 3 years in perspective. Of course, with the increased risk, return expectation is also higher. Risk बढ़ा रहे हो ना, तो आपका रिटर्न भी ज्यादा बनेगा। नॉर्मली 7%, 8% डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशंस, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड या मीडियम ड्यूरेशन में मिलता है, ऑब्वियसली बैंक एफडी से ज्यादा ही होगा, ठीक है। सो आई थिंक बाय नाउ यू मस्ट हैव टू गॉट द हैंग टू हाउ अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ डेब्ट फंड। डेब्ट फंड का बेसिक्स तो आप लोगों को समझ में आ गया हो। हाँ सर, मीडियम ड्यूरेशन क्या है, मीडियम के बारे में सेबी क्या बोला है? सर मीडियम ड्यूरेशन फंड जो है इन्वेस्टमेंट इन डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सच दैट मैकाउलेज ड्यूरेशन इन द पोर्टफोलियो इज बिटवीन 3 से 4 साल। मैकाउले का ड्यूरेशन क्या क्यों जरूरी है? बिकॉज मैकाउले पैरामीटर है, बेंचमार्क है, उसके बेसिस में ड्यूरेशन फॉलो हो रहा है। पोर्टफोलियो मैकाउले ड्यूरेशन अंडर एंटिसिपेटेड एडवर्स सिचुएशन 1 to 4 years। अगर एडवर्स सिचुएशन होगा तो 1 से 4 साल के अंदर भी मीडियम ड्यूरेशन फंड आ सकता है, बट नॉर्मली 3 to 4 years के एरिया को मीडियम ड्यूरेशन फंड के लिए डिफाइन किया गया है सेबी के डेफिनेशंस में। तो एज ए टास्क व्हाई डोंट यू डू लुक अप ऑन ए फैक्ट शीट बिलोंगिंग टू ए मीडियम ड्यूरेशन फंड एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। तो क्यों ना आप थोड़ा मीडियम ड्यूरेशन फंड देखें और उसके बारे में सोच समझ के कुछ बात करें। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, या आप कोई भी कंपनी उठाओ मार्केट से, कोई भी फंड मैनेजमेंट कंपनी उठाओ, मीडियम ड्यूरेशन फंड फाइंड आउट करो और वहां से जो भी कॉन्सेप्ट है निकालो। हाउ इज द पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन, व्हाट डू दे होल्ड इन पोर्टफोलियो, क्या है उनके पोर्टफोलियो में, हाउ द पेपर्स आर रेटेड, मतलब कमर्शियल पेपर्स वगैरह जो है क्या रेटिंग है, A AAA है, A1+ है, जो भी है। what do this is the credit risk here, कितना credit risk है, what is the Macaulay's duration, does it match SEBI's mandate, what is the modified duration, what do you think is the risk associated with the interest rate change, modified duration के साथ interest rate change में क्या problem होता है, what is the investment horizon if you were to invest in these funds. I am reasonably sure that you can carry out the above task with ease. If you find the difficulty of any sort, आप मुझे क्लास में पूछिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सर, क्योंकि इतना देर से इतना सारा बात करने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाना चाहिए। तो ये आपको होमवर्क है सर, मीडियम ड्यूरेशन फंड फाइंड आउट करना आपका काम। सर कैसे पता चले? सर गूगल में जाना, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी, बहुत सारा नाम मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, कोई भी कंपनी उठाओ, पराग पारेख, कोटक, SBI, जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के बारे में नॉलेज आपको मिला है, ठीक है, एक्सिस कैपिटल, बहुत सारे हैं, आप उसको उठाओ, उनमें से ढूंढो किसके पास मीडियम या शॉर्ट टर्म है, और फिर उसको एनालाइज करके अगर आपको कुछ डाउट क्लियर होता है, मतलब आता है, तो आप मुझे बताइए सर। तो ये था बेसिकली शॉर्ट मीडियम ड्यूरेशन फंड के बारे में बातचीत। सर थोड़ा फ्रैंकलिन इंडिया डेब्ट फंड सागा के बारे में सुन लो, ठीक है, लास्ट 10-15 मिनट का डिस्कशन है, सुन के घर जाओ। 23 अप्रैल 2020 को फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने, ये फॉरेन कंपनी है एक, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, नाम सुने हो आप लोग पहले कभी? नाम सुना कि नहीं सुना? देखिए सर कहाँ का है, क्या करता है, न्यूयॉर्क सिटी का है। ये देखो, American multinational holding company that together with its subsidiaries is referred to as Franklin Templeton. It is a global investment firm founded in New York City 1947 as Franklin Distributors. It is listed in New York Stock Exchange under the ticker symbol BEN in honor of Benjamin Franklin. ये जो है ना, ये एक्चुअली बेंजामिन फ्रैंकलिन है, for whom the company is named and who was admired by founder Rupert Johnson Sr. In 1973 company's headquarter moved from New York to San Mateo, California. कंपनी के बारे में बोला है। अगर आप इनका जो डेटा जानना चाहिए, Franklin Templeton held 1.4 trillion asset under management on behalf of private professionals and institutional investors. 1.4 trillion डॉलर फंड ये मैनेज करते हैं, और ये कैलिफोर्निया में इनका हेड ऑफिस है। काफी बड़ा मैनेजमेंट फर्म है सर, मतलब एसेट मैनेजमेंट फर्म है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है इनका, ये देखो, म्यूचुअल फंड एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, यही इनका प्रोडक्ट एरिया है, म्यूचुअल फंड्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग। आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हो, ठीक है, आपको काफ़ी हेल्प होगा। बहुत ही बड़े इंसान है, कोई मुझे पूछता है कि कोई मुझे एक दिन पूछ रहा था सर बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है, आप इनके बारे में जानकारी लो, बहुत ही फेमस इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो आप जाओ बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में जानो, ठीक है, और फिर आप सोचना चालू करो कि क्या है, किस तरह से बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट बना है, आपको सब पता चलेगा।
ओके सर, तो फिर बात क्या खत्म हो गया? नहीं सर, कुछ बात अभी भी बाकी है। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने क्या हुआ था वो तो देख लो, 2020 में हुआ क्या था, इंडिया में क्या हुआ था। ये देखो, ये फ्रैंकलिन टेम्पलेटन ने नोटिस दिया, नोटिफिकेशन क्या दिया, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड, इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर, टावर 2, 12-13 फ्लोर, सेनापति बापत मार्ग, Elphinstone Road, West Mumbai. The notice is hereby given that Franklin Templeton Trustee Service Private Limited has decided to wind up following schemes of Franklin Templeton Mutual Fund pursuant to a provisions of regulating 39 subsection 2 clause A. सर जो लोग कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ का भी क्लास करते हो उनको बता दो, म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के अंदर भी बोला गया है, ठीक है, 39 subsection 2 clause A of the SEBI Mutual Fund Regulation 1996. फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड क्या है? लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, फ्रैंकलिन इंडिया डायनामिक एक्रूअल फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड। ये फंड को बंद कर दिया गया ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस. There has been a dramatic and sustained fall in liquidity in certain segments of the corporate bond market on account of COVID-19 crisis and the resultant lockdown of the Indian economy, which was necessary to address the same. At the same time, mutual funds, especially in the fixed income segment, are facing continuous and heightened redemptions. फिक्स इनकम कैटेगरी में इतना ज्यादा रिडेम्पशन हो रहा था, मतलब सब कोई अपना फंड को रिडीम कर रहा था और रिडीम करके मार्केट में जितना दाम मिल रहा था सेल करके निकलने का बाद मतलब जमा कर रहा था, तो इनके पास पैसा का शॉर्टेज हो जा रहा था सर, इनके पास, फ्रैंकलिन के पास, क्योंकि इतना शॉर्ट ड्यूरेशन में। और कोविड-19 सिर्फ फ्रैंकलिन का नहीं, दुनिया भर में और भी बहुत सारा म्यूचुअल फंड कंपनीज को मुश्किल में डाला है, ठीक है। तो जब भी इनके पास फंड का शॉर्टेज हो जाएगा तो इतना सारा लोगों को ये कैसे फंड वापस करेगा, तो इसलिए फंड को बंद करना पड़ा, बिकॉज एक फंड को चलाने के लिए उतना पैसा होना चाहिए। और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में क्या है, बहुत जल्दी टाइम आ जाता है तो ये मुश्किल में आ गया था। तो इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव, Franklin has decided to close 6 of its debt funds, which include their low duration fund and ultra short duration fund. Asset under management across these 6 funds is roughly 27,000 crores, 27,000 crore. The reason this height is because of the current economic situations. There is a surge in redemption, बहुत ज्यादा redemption बढ़ गया था, leading to a liquidity crunch. अगर सब कोई अपना फंड विथड्रॉल कर लेगा तो फिर फंड मैनेज कैसे करेगा, तो liquidity crunch within the AMC, asset management companies. To put this in perspective, Franklin witnessed a surge in redemption to the extent of over 9,000 crore in March 2020. ये भी मार्च है, मार्च 2020 में सिर्फ मार्च के अंदर ही 9,000 करोड़ का रिडेम्पशन हुआ एक महीने में, which as you can imagine is 1/3 of the asset under management. 27,000 करोड़ का अगर 9,000 करोड़ रिडेम्पशन हो जाए तो क्या हालत होगा फंड का, आप समझ रहे हो ना सर? हेलो, आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना? ये रिस्क है, आपको मैं भी रिस्क कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। खुशियां मनाने का भी जैसे कॉन्सेप्ट है, दुख भी हो सकता है ठीक है, तो जानो, सब कुछ जानो, सिर्फ अच्छा चीज जानोगे, बुराई नहीं जानोगे, बुराई भी जानो। स्टॉक मार्केट में भी प्रॉब्लम सबको ही देखते रहते हैं, वही कारण यहाँ पर भी होता है, डेब्ट मार्केट में भी हो सकता है, बॉन्ड मार्केट में भी हो सकता है। Unfortunately, the secondary bond market in India is not liquid enough. It is not easy for the fund managers to quickly liquidate the bonds, क्योंकि बॉन्ड थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होता है, इतना जल्दी बॉन्ड सेल करना आसान नहीं होता। For this reason, most of the bonds held to maturity, of course, the AMC plans to have enough cash to meet daily redemptions. They do this in several ways, including a technique called laddering, wherein they have a blend of papers maturing in different timelines. मतलब जो भी कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वगैरह हैं, उसको डिफरेंट टाइमलाइंस में मैच्योर करना ताकि थोड़ा पैसा मिल जाए। The liquidity arrangement work when business functions as usual. Liquidity तभी अच्छा चलता है जब बिजनेस नॉर्मल होता है, but as we clearly understand now, the things go helter skelter, मतलब एकदम विशृंखल, समझते हो, मतलब जिसमें कोई मतलब एकदम पूरा हैफवर्ड सिचुएशंस बन जाता है। क्या बताओ, मतलब इसको हम लोग बंगाली में बहुत प्योर बंगाली में से बोलते हैं विशृंखला। इट्स लाइक क्या बताओ उसको और हिंदी में, मतलब सब कुछ इधर उधर हो जाता है, ठीक है। व्हेन टेबल्स टर्न, मतलब जब टेबल ही घूम जाता है, मतलब सोचे थे कि टेबल मेरे तरफ होगा बट टेबल मेरे तरफ नहीं, टेबल किसी और सिचुएशंस में, जैसे कोविड जैसे सिचुएशंस। None of the AMC would be, at least up till now, prepared for such a steep surge in redemptions. कोई भी आज तक नहीं सोचा था कि ऐसा हालत होगा। Hence, in this case,
Franklin has decided to close down the scheme completely and lock down the funds entirely, which implies that if you are an investor in these funds, then you cannot place a redemption request. ये problem है. Please note, the AMC is not winding down the scheme because of the credit and interest rate risk. इस केस में कोई credit या interest rate risk नहीं था. Fox and Franklin are outstanding in the debt fund game and they have a vast experience in this segment, but unfortunately they are now treading on a different territory. Therefore, dear readers, when investing in a debt fund along with a credit and interest rate risk, factor is a new risk, liquidity risk. एक दूसरा रिस्क भी है लिक्विडिटी जो आपने फ्रैंकलिन के केस में देखा. बट ऑफ कोर्स हाउ डू यू क्वांटिफाई एंड अप्लाई लिक्विडिटी रिस्क इन अ रियल लाइफ सिनेरियो? नॉट ऑलवेज पॉसिबल. कब कोविड होगा, कब 2008 आएगा, ये सब 10-12 साल में एक बार जरूर आता है. Well, I don't know that just yet. However, does this mean that you should completely stay away from debt fund? इसका मतलब क्या ये है कि आप debt fund में कभी नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं. हम लोग ये सब्जेक्ट इसलिए नहीं पढ़ रहे ताकि हम लोग डर जाए. मुश्किलें आते हैं, बट मुश्किल से लड़ने का ज्ञान भी होना चाहिए. So debt fund play an essential role in asset allocation and it should play in a part in your portfolio. COVID-19 situation is not for anything, has yet again highlighted the importance of asset allocation. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कोविड-19 या फिर किसी भी तरह का फाइनेंशियल सिचुएशन 2008 में लेमन ब्रदर्स फॉल, ठीक है, अमेरिकन फेडरल रिजर्व का फेलियरिटी, तो बहुत सारे सिनेरियोज क्रिएट होता है हमारे आसपास में, लेकिन रोज रोज नहीं या हर साल नहीं. ठीक है, रोज रोज रशिया यूक्रेन का वार नहीं होता है. तो 10-12 साल में ऐसे आपदा आते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लेकिन उससे फिर से उभरने का भी मौका मिलता है. लेकिन ये रिस्क साइड था. एक हर चीज जैसे बोलते हैं ना, सिक्का का एक पहलू देखा, दूसरा पहलू भी देख लो. ठीक है, रिटर्न, फंड सब समझ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है. तो क्या सीखें आप? पहला सीखें, बॉन्ड यील्ड्स एंड बॉन्ड प्राइस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बॉन्ड का यील्डिंग और बॉन्ड का प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. मॉडिफाइड ड्यूरेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द change in NAV of the fund for every 1% change in interest rate. Low duration fund has credit risk but low interest rate risk. Money market fund has credit risk but low interest rate risk. Short and medium duration fund has both credit and interest rate risk. And debt investors have to factor in liquidity risk along with the credit and interest rate risk, जो हमें फ्रैंकलिन से सीखने को मिला. तो रिस्क क्या है जान के खेलना चालू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, स्टॉक मार्केट में तो रिस्क हमेशा है, डेब्ट मार्केट में भी रिस्क है, बॉन्ड मार्केट में भी रिस्क है. अभी भी बॉन्ड डेब्ट मार्केट में कुछ बातें बाकी हैं सर. ठीक है, जैसे लिक्विडिटी रिस्क वगैरह में बातचीत करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मजेदार बातें होंगे सर. ठीक है, सेबी के हिसाब से क्या क्या चर्चा होगा वो भी बताऊंगा आप लोगों को, सेबी के साइड से बताऊंगा. सो गिल्ट फंड के बारे में बताऊंगा जो आरबीआई एंड गवर्नमेंट के थ्रू से निकलते हैं. तो बहुत सारा फंड है जो अभी भी बात करना बाकी है डेब्ट के अंदर, और म्यूचुअल फंड के अंदर अभी भी बहुत सारा टेक्निकल एरिया बाकी है जो हम लोग आगे के क्लास में चर्चा जारी रखेंगे. लेकिन मुझे इतना बताओ कि क्या आप लोगों को समझ में आया? है सर. ओके मौसमी, ओके रोशनी, चौथा अनिमेश, ज्योति, সুমিত. হ্যাঁ স্যার. হ্যাঁ দাদা. নবনীল বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার. প্রথমটাতে একটু প্রবলেম মনে হচ্ছিল না? আগের দিনের ক্লাসটা একটু রেকর্ডটা পাঠিয়ে দেবে. আচ্ছা পাঠিয়ে দেবো, আমি আপলোড করেছি, তুমি বলেছিলে আমার মনে আছে, আমি পাঠিয়ে দেবো. ठीक है. ओके ठीक है सर, फिर आज इतना ही है, फिर नेक्स्ट क्लास में म्यूचुअल फंड में फिर से बात करेंगे. गुड नाइट सर. ओके टाटा. রাখছি দাদা. ओके टाटा. बाय सर. बाय सर, बाय.